अतिथि मौजूद हैं और तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि 1 मिनट और इसलिए कि बहुत सारे लोग जो जुड़ने के लिए वेट कर रहे हैं उन्हें भी जुड़ जाने दिया जाए। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार सी फीलिंग होती है जब किसी भी कार्यक्रम में मैं या तो शामिल होती हूँ तो समय पे शुरू हो जाता है, या मुझे करना होता है तो मैं समय पे शुरू कर पाती हूँ। मैं समझती हूँ कि देश को आगे ले जाने का ये बड़ा ही सुनहरा सबूत है। तो हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले देवेंद्र जी का और आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज की बात की शुरुआत करने के लिए मैं चंद पंक्तियां हमारे अन्नदाता को समर्पित करती हूँ कि धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। सदा जिसने मिटाई भूख जन की, सदा जिसने मिटाई भूख जन की, वही हलदर अभावों में गले फांसी लगाता है। कड़कती सर्दियों में धूप में काली घटाओं में, कड़कती सर्दियों में धूप में काली घटाओं में लड़े अड़ जाए दुष्कर आसमानी आपदाओं में, लड़े अड़ जाए दुष्कर आसमानी आपदाओं में। कभी जो हार ना माने नतीजा चाहे जो भी हो, फिर वही टूट जाता है, हार जाता है अभावों में। जरा सोचो तरक्की से सियासत से क्या पाओगे, जरा सोचो तरक्की से सियासत से क्या पाओगे, अगर ये ना उगाएंगे तो क्या तुम खुद उगाओगे, अगर ये ना उगाएंगे तो क्या तुम खुद उगाओगे। अभी भी वक्त है हम जाग जाएं, अभी भी वक्त है हम जाग जाएं, इससे पहले कि ये खेती छोड़ बैठे, ये खेती छोड़ बैठे। तो क्या खाओगे क्या खिलाओगे, क्या खाओगे क्या खिलाओगे। मैं उस अन्नदाता को, इस देश के किसान को और इस देश के गांव में रहने वाले सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के इस बातचीत को उन्हें समर्पित करती हूँ। हमारे बीच में हमारे अतिथि देवेंद्र जी आज मौजूद हैं और देवेंद्र जी को जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम सब उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से और हम सब उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में मिल चुके हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि फूड एंड ट्रेड पॉलिसी एनालिस्ट, ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आने वाला शायद विषय है, तो आपको मैं आसानी से समझाती हूँ कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और इससे पहले आप इंडियन एक्सप्रेस में जर्नलिस्ट थे। और सबसे आसान सी बात समझने के लिए जो देवेंद्र जी के बारे में है कि आप कहे जाते हैं वॉइस ऑफ द 99%, यानी हमारे देश के जो 99% लोग हैं उनकी वॉइस कहे जाते हैं, उनकी आवाज कहे जाते हैं। कृषि योद्धा अवार्ड से सम्मानित हैं, has been awarded with the honorary degree of Professor at Large by the CSK Himachal Pradesh Agriculture University, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी of Police Security and Criminal Justice Jodhpur, and has formerly been a visiting fellow to the International Rice Research Institute in the Philippines, visiting fellow at the School of Development Studies at the University of East Anglia, UK, and a visiting fellow at the University of Cambridge, UK. और सबसे बढ़िया उनका परिचय ये है कि आज के समय में he is working for agriculture, sustainable agriculture, biodiversity and intellectual property rights, environment and development, food security and poverty, biotechnology and hunger, and the implication of the free trade paradigm for developing countries. मैं आपका सिर्फ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी बात कहने के लिए। सबसे पहले हम आपकी सुनेंगे, जैसा कि आपने जो विषय दिया है कि
गांव अगर हम बना लेंगे तो हम भारत बना लेंगे। आपको सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी बात कहने के लिए। पहली आपकी बात, और फिर मेरे साथ बहुत सारे सवाल हैं, फिर सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, और जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबका स्वागत, अभिनंदन और उनको प्रणाम। और मुझे लगा जब पहली बार मनीषा जी ने मुझे कहा कि ऐसे के ऊपर हम करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती थी कि जब सारा देश देख रहा है कि लाखों लोग, लाखों करोड़ों जो माइग्रेंट वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, वो अपने 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 गांव में जाने को इतने इच्छुक हैं, पहुंचे हैं, चाहे पैदल चलकर, चाहे साइकिल पर, चाहे वो बस और गाड़ी से, जहां जैसे भी उनको मौका मिला पहुंचे, और इतनी दिक्कतों के बाद सारे देश ने वो देखा है। और इस समय जब गांव चलो एक सामने एक मैसेज नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अल्टीमेटली कि आप 15 दिन के अंदर अश्योर करें, सरकारों को कहा कि अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में ये पहुंच जाए। तो एक मैसेज बहुत बड़ा निकल कर आता है कि क्या इस समय पर हमें कोई जो लेसन मिला है, सबक मिला है पेंडेमिक से, कोरोना पेंडेमिक से, तो वो क्या आगे जो जिस नॉर्मल की हम बात करते हैं या जिस न्यू नॉर्मल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, उसका कैसा जो उसका परिप्रेक्ष्य है, उसका या जो रूप है वो कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था। बहुत सालों से बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, और ये तो हम जानते, जब हम बच्चे थे तब भी कहा करते थे, सुना करते थे कि भारत गांव में ही बसता है। ये भी हमने सुना है कि गांव जो है, विकास का रास्ता गांव से होकर ही जाता है। यानी बहुत बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने गांव की परिभाषा हमारे सामने रखी है। बॉलीवुड ने भी रखी है, हम लोगों ने रखी है, देश के जो चिंतक हैं, राइटर्स हैं, उन सब ने रखी है। लेकिन ये क्या कारण है कि इतने दशकों से हम देखते हैं कि गांव उजड़ रहे हैं। जब मैं उजड़ रहे कहता हूं कि इसका मतलब ये है कि गांव के जो लोग हैं वो ग्रामीण भारत को छोड़कर वो शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं। ये क्या कारण है? क्या कारण है कि विकास का जो मॉडल है दुनिया में या हमारे देश में, उसमें कहीं गांव आता ही नहीं है। गांव सिर्फ एक अपेंडिक्स है डेवलपमेंट का। गांव सिर्फ एक अपेंडिक्स है अर्बन एरियाज का, अर्बन सेंट्रिक जो डेवलपमेंट है। ये हमने आज तक इस तरीके से गांव की जो परिभाषा है वो हमने विकसित की है। इतने दशकों से जो हम ये देखते आ रहे हैं, जो हमने गांव का खाली कराने का एक जो प्रोसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि जबरन हमने खाली किया है, लेकिन इकोनॉमी की नीतियां इस तरीके से हम लाएं कि हमारी कोशिश ये थी कि लोग गांव छोड़कर शहर में आए, क्योंकि असली विकास जो होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा, वो अर्बन प्रोसेस में होगा, या अर्बनाइजेशन से होगा। और ये मान के चला जाता था, अभी नहीं, कई दशकों से ये मान रहे थे हम लोग कि और कोई रास्ता देश में या दुनिया में प्रगति का नहीं है। मुझे लगता है कि अब जो ये लेसन मिला है उससे शायद हमें एक सबक मिलना चाहिए, और हमें दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। इस मॉडल को दोबारा हमें सोचने की जरूरत है कि जिस रास्ते पे चल रहे थे, क्या वही विकास का रास्ता था, या इससे भी एक बड़ा सुहावना एक रास्ता हो सकता है कि अगर हम गांव को ही आत्मनिर्भर बनाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है बहुत कई दशक पहले की बात है, 1996, 1996 टू बी एग्जैक्ट। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में, और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है कि वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो देखते थे, डॉक्टर इस्माइल सरागिल्डन साहब का उसमें एक वक्तव्य था। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि अगले 20 साल में, यानी 2015 तक, मैं 1996 की बात कर रहा हूँ, तो 2015 तक जो लोग गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। यानी इन तीनों देशों की अगर हम जनसंख्या देखते हैं तो वो 20 करोड़ है, और उस समय भी 20 करोड़ थी। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि 40 करोड़ लोग जो है भारत में गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे अगले 20 साल में। मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हुआ, और मुझे लगता था कि ये हमें शायद सचेत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं कि ये होने वाला है, इससे आप बचो या इसके आप करेक्टिव स्टेप्स लो। लेकिन बाद में मुझे समझ ये आया कि एक्चुअली ये हमें सचेत नहीं कर रहे थे, ये एक्चुअली हमें डायरेक्टिव था
कि किसी भी कंट्री को, भारत अकेला नहीं है, किसी भी कंट्री को ये कहा जाता है कि अगर विकास करना है तो गांव से लोगों को निकालकर आपको शहर में लाना पड़ेगा। तो ये जो एक ग्रोथ का जो मॉडल था, उसमें हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इतने दशकों से कोशिश की है कि एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइमरीली जो गांव की हम अगर देखते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो एग्रीकल्चर से होती है, तो अगर हम एग्रीकल्चर को ही अनइकोनॉमिकल कर दें, अनवायबल कर दें, तो खेती से किसान मजबूरन अपने हाथ धोएगा और वो बाहर शहर की तरफ प्लान करेगा। और यही हुआ। हमने देखा है कि कई दशकों से खेती से जो लोग निकले वो शहर की तरफ बढ़े। और जब ये वर्ल्ड बैंक की, मैं जिस प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ 1996 में जो हुआ था, उसके बाद मैंने एक लेख लिखा था और मैंने कहा था कि जो 40 करोड़ लोग जो गांव से शहरों की तरफ चलेंगे वो एक्चुअली एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज। आजकल आप जानते हैं कि भाई रिफ्यूजीज वॉर के तो होते ही हैं, लेकिन ये रिफ्यूजीज की एक जो परिभाषा है वो क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजीज भी हम कहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा लोग, जो मेरा मानना था कि वो खेती से निकलकर शहरों की तरफ प्लान करेंगे, अगर ये 40 करोड़ लोग जो हैं ये एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज थे, मेरा ये सोचना था। लेकिन जब मैं कहता था ये एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज हैं तो लोगों को समझ नहीं आता था, क्योंकि उनके माइंड में एक चित्र नहीं था, एक विजुअल नहीं था कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये कौन से लोग जो हैं जिसको मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज हैं। लेकिन अभी कोरोना वायरस जब हुआ, लॉकडाउन जैसे ही शुरुआत हुई लॉकडाउन की, तो हमने देखा कि लाखों लोग, अभी तक भी हम जानते हैं, अभी तो कई महीने हो चुके हैं, 2-2.5 महीने हो चुके हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि वो लोग अभी वापस जा रहे हैं। ये जो रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है वो अब शायद देश को ये समझ आएगा, एक विजुअल उनके सामने आ गया है, एक जो एक सोच जो माइंड में नहीं आ रही थी कि किसको मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज, वो आज आपके सामने है, वो चित्रण आपके सामने है। और आप जानते हैं कि ये लाखों करोड़ों लोग जो हैं ये किस दिक्कत में अपने 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 गांव में वापस लौटे हैं, तो ये एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज हैं जो ये वापस जा रहे हैं। तो ये रिवर्स माइग्रेशन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस कंट्री की सोच में, मुझे लगता है। और इसमें उसको अगर हम आगे इसको देखेंगे कि इसको कैसे, इस लेसन को हमें कैसे इस तरीके से इवॉल्व करना है या डेवलप करना है कि गांव जो है वो आत्मनिर्भर अब बने। हम नहीं चाहते कि इनको वापस लाया जाए, इनको वापस पुश किया जाए। हालांकि मैं जानता हूं कि सारी कायनात लगी हुई है कि उनके लिए हवाई जहाज भेजे जाए, उनके लिए बसें भेजी जाए कि ये वापिस आए, लेकिन जिस दुर्गति से इनको निकाला गया है या रखा गया था वो हम सब जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस समय देश को ये समझना बहुत जरूरी है कि शायद जो हम लोग पिछले कई दशकों से नहीं कर पाए थे वो करने का समय अब आ गया है। दूसरी बात यह है कि एक तो ये हमने इतने दशकों से इन लोगों को बेदखल किया खेती से, असली में तो खेती से बेदखल करना था, क्योंकि खेती से लोग निकलेंगे तो शहर की तरफ बढ़ेंगे। मुझे याद है, अगर आप पिछले हमारे कई प्रधानमंत्री, कई वित्त मंत्री और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हाल में गवर्नर साहब थे रघुराम राजन साहब, वो भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा रिफॉर्म देश में तब होगा जब हम लोगों को खेती से, किसानों को खेती से निकालकर शहर में लाएंगे, क्योंकि शहर में सस्ती लेबर की जरूरत है, चीपर लेबर की जरूरत है। मैंने तब भी कहा था कि ये कौन सा विकास हुआ कि आप लोगों को खेती से निकालकर आप शहर में ला रहे हो, क्योंकि शहर में दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। अगर दिहाड़ी मजदूर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो मुझे लगता है कि सारे विकास के मॉडल को हमें दोबारा देखना चाहिए। और लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके का जो आजकल इंटरेस्ट है लॉबीज का, या इंटरेस्ट है इकोनॉमिक जो भी ढांचा है उसका इंटरेस्ट भी कह लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो लोगों के लिए कम है और कॉर्पोरेट्स के लिए ज्यादा है। यही एक कारण है कि इनइक्वालिटी जो है वो दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। पर खैर एनीवे, इससे पहले हम ये समझें कि एक तो था कि भाई गांव से लोगों को हमने अनइकोनॉमिकल कर दिया एग्रीकल्चर, तो खेती से मजबूर लोगों को छोड़ना पड़ा और वो मजबूर होकर शहरों की तरफ प्लान किया। दूसरा, इसी रणनीति में एक और मैं आपके सामने एक सिनारियो पेश करना चाहता हूँ। मुझे याद है कोई 1983, मैं बहुत पहले आपको पुराने उसमें एक समय में लेके जा रहा हूँ। 1983 में एक पोलैंड के नेता थे लेक वालेसा साहब। वालेसा साहब जो थे वो उस समय वर्कर सॉलिडारिटी मूवमेंट को लीड कर रहे थे पोलैंड में। 1983 में उनको नोबेल प्राइज शांति का, उनको नोबेल प्राइज मिला था।
और उस समय मुझे याद है उसी 83 के आसपास, 84 या 85 होगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के करता धरता, जिनको नोबेल प्राइज पहले मिला था पीस का, मेरी उनसे जब मुलाकात होती थी तो मैंने, क्योंकि उस समय मैं इंडियन एक्सप्रेस में एग्रीकल्चर कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो मैंने एक बार, मुझे याद है पंतनगर में हम दोनों थे, तो मैंने उनसे एक बार ऐसे ही पूछा, बैठे हुए पत्रकार की बदौलत जैसे होता ही है, कि वालेसा साहब को नोबेल प्राइज मिला है शांति का, और आपको भी शांति का पुरस्कार मिला था, तो आपको इनके अवार्ड के बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि नोबेल कमेटी ने ये जानना था कि भाई उनको नोबेल प्राइज दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, जिसके चेयरमैन बोरलॉग साहब थे, और उनको कहा कि आप पोलैंड में जाके देखिए, कि बोरलॉग साहब को कहा गया कि आप उस कमेटी को चेयर करिए और देखिए कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो बोरलॉग ने कहा, जब वो आए वापस, उनकी रिपोर्ट थी, उनका कहना था कि वालेसा को नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए, और हम सब जानते हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आपने क्यों कहा, जबकि दुनिया तो मानती है कि वो डिजर्व करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअली ही वाज फाइटिंग फॉर कि वर्कर्स को सस्ता अनाज मिले, और वर्कर्स को अगर सस्ता अनाज मिलता है, या उसकी जो बात होती है, या उसको कार्यान्वित किया जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पैदा करता है अनाज, उसका क्या होगा, इसका कभी सोचा नहीं कि वो कैसे गुजारा करेगा। इसलिए उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि वालेसा साहब एक क्लास को दूसरी क्लास के खिलाफ लड़ा रहे थे या पिट कर रहे थे, तो इसलिए उनका ये कहना था कि उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस मैसेज इसमें ये मिलता है कि हमारी इकोनॉमिक नीति ये है कि हम फूड प्राइसेस को लो रखेंगे। फूड प्राइसेस को लो रखेंगे इसलिए क्योंकि शहर में कंज्यूमर्स को सस्ता मिले और इंडस्ट्री को सस्ता जो रॉ मटेरियल मिले। तो देखिए, आपने बड़े तरीके से, एक तो आपने वैसे ही एग्रीकल्चर को अनइकोनॉमिकल कर दिया, तो खेती लोग छोड़ रहे हैं। दूसरा, आपने ये भी अश्योर कर दिया कि आपको फूड प्राइसेस, जो राइटफुल प्राइस है उसको मिलना चाहिए किसान को, वो मिले ही ना, ताकि फूड प्राइसेस आपके कंट्रोल में रहें। तो ये एक ऐसा एक मॉडल बन गया जिसके बाहर निकलना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल था। और यही हमने देखा है कि इतने दशकों से हम देख रहे हैं, खेती जो है वो हम जानते हैं कि अनरेम्यूनरेटिव हो गया है, उसको नुकसान का धंधा है, ये भी हम सब जानते हैं। और ये अभी नहीं, बहुत दिनों से हम इस बात को करते आ रहे हैं, और ये प्रोसेस चलता आया है इतने दशकों से। मेरा ये कहना है कि अगर किसान को अपना राइटफुल इनकम नहीं मिलेगी तो वो कैसे गुजारा करेगा। अभी देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2016 का, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये आप सब जानते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2016 का ये कहता है कि किसानों की 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में, यानी आधा देश हो गया, उनकी जो औसतन आय है एक परिवार की, वो 20,000 रुपए साल की। अब आप कभी सोच सकते हैं कि 20,000 रुपए साल की, मतलब ये हुआ कि महीने में 1700 रुपए से कम में एक परिवार गुजारा करता है। और जबकि हम ये जानते हैं कि अगर आपने हमारे जो सुनने वाले हैं उनमें से किसी ने कभी गाय को पाला हो, तो गाय को अगर आप पालते हैं तो वो भी आप 1700 रुपए में नहीं पाल सकते। वो किसान परिवार 1700 रुपए में कैसे अपना गुजारा करते होंगे, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये ऑफिशियल जो है इंफॉर्मेशन आपके सामने में रख रहा हूं कि 20,000 रुपए साल की अगर आय है, तो आप देखिए जिस बैकग्राउंड से वो आता है, जिस गांव से वो आता है, उसका विकास किस लेवल पे होगा, वो आपके सबके समक्ष है। तो क्यों ना हम एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, ये मेरा इतने सालों से प्रयास रहा है। जब मैंने पहली बार कहा कि एग्रीकल्चर में किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की जरूरत है, तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ने मेरे को, दे स्कॉफ्ड एट मी, दे लाफ्ड एट मी। उन्होंने ये कहा कि ऐसे समय में जब फ्री मार्केट्स की बात हो रही है, तो ये एक ऐसे सज्जन हैं जो कह रहे हैं कि भाई इनकम ट्रांसफर हो फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स। लेकिन मुझे लगा था कि दुनिया भर में और कोई चारा है ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ही है, क्योंकि हमने डेलिबरेटली किसानों को इतना नीचे उस कंडीशन में रखा हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन में, तो एज ए प्रायश्चित हमको उनको जो हमारी भरपाई करनी है वो कम से कम डायरेक्ट इनकम सपोर्ट से हो। और ये मत सोचिए कि कोई मैं नई बात कह रहा था, आज भी यूरोप में 110 बिलियन डॉलर की सब्सिडी मिलती है एग्रीकल्चर में किसानों को, जिसमें से 50% डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के माध्यम से किसानों को जाती है, यानी सीधा सीधा चेक जो है वो किसानों के खाते में जाता है। तो जब सरकार ने, एनडीए सरकार ने, आप जानते हैं, 1 साल पहले जब उन्होंने पीएम किसान
सम्मान निधि स्कीम का लॉन्च किया, जिसमें 6,000 रुपए साल के किसानों के खाते में जाने थे। उसमें मैंने ये कहा था कि ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, क्योंकि किसानों के लिए चाहे ये अमाउंट बहुत कम है, आज 500 रुपए है, लेकिन एक पॉलिसीज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम इनकम जो पहले जो प्राइस पॉलिसी थे उससे हम इनकम पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं मानना कि आज 500 रुपए है तो किसी दिन 5,000 रुपए पर मंथ भी होगा, किसानों को जो सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसमें आप सब हम सबका जो योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है, वोकल फॉर लोकल, वो समय आज हमें आ गया है कि वोकल फॉर लोकल। अगर हम अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो आप सोच लीजिए गांव की आवाज शायद नहीं उठ पाएगी। लेकिन उससे पहले हमें एक और समझना है कि ये तरीका था, ये जिस तरीके का विकास का मॉडल, मैंने इसमें कई बार कहा है, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। गांव में एक महिला रहती है जिसका कोई नहीं है, उसको अपना व्यवसाय चलाने के लिए उसने सोचा कि मैं एक बकरी पाल के उसके बच्चे बेचूंगी या दूध से थोड़ा करूंगी, तो वो बकरी के लिए 7, 8, 10 हजार शायद उसको लोन चाहिए। तो लोन कहाँ जाती है? वो जाती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास, MFI के पास। MFI के पास जाती है तो उसको 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। और आप देखिए टाटास की नैनो फैक्ट्री लगती है, उसके लिए जो जमीन दी गई और जो बाकी प्रावधान दिए उसको हम छोड़ दें तो सरकार जो है गुजरात की, उसने 520 करोड़ रुपए उनको लोन दिया टाटास को नैनो फैक्ट्री के लिए, और 20 साल में वो रीपे करना था एट द रेट ऑफ 0.1%। वो गरीब महिला को हमने 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा दिया और हमने ये कहा कि इसकी एम्पावरमेंट होगी इससे। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी एम्पावरमेंट क्यों नहीं होती 26% से, उनको क्यों हम इतना सस्ते में लोन देते हैं। और आप मानेंगे क्योंकि उस महिला को जो MFI का लोन है वो हर हफ्ते वापस करना है अपनी इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो प्रैक्टिकली 60% से ज्यादा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और अगर हम ये जो है बेसिकली हमने क्या किया, हमने इनकम को जमीन से सक किया, नीचे से सक किया बॉटम से, और हम उसको ऊपर ले गए। यही मैं ये हर बार कहता आया हूं कि अगर उस महिला को भी 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने लोन दिया होता, तो 10,000 रुपए जो हमने उसको दिए बकरी लेने के लिए, तो आज वो नैनो कार चला रही। तो ये मतलब कहने का कि ये विकास का जो मॉडल था वो हमने इस तरीके से रखा कि हमने एग्रीकल्चर को या रूरल डेवलपमेंट को हमने इस तरीके का बना दिया कि भाई ये तो सिर्फ डोल्स पे सर्वाइव करता है, इसमें सब्सिडी नहीं दोगे तो इसका गुजारा नहीं होगा, इतना अनरिम्यूनरेटिव हो गया कि इसको अब बंद ही कर दिया जाए, इसमें लोगों को निकाला जाए। ये एक धारणा हमारी बन गई है, एक ओरिएंटेशन जो है, ये हम जब इकोनॉमिक्स 101 पढ़ते हैं, 101 पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स 102 पढ़ते हैं, उसमें हमें ये डाल दिया गया है। और एक तरह की जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है हमारी जो ओरिएंटेशन हो गई है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा ये मानना है कि इतने सालों में, इतने दशकों में जो हमने किया, एक तो हमने डेरिवेटली किसानों की इनकम हमने उनको डिप्राइव किया, और दूसरा हमने एक और किया, हमने पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो भी नहीं की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही अपना डाटा है, वो कहता है कि 2011-12 और 2017-18 इन सालों के बीच में जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुई है एग्रीकल्चर में, वो मात्र 0.3 to 0.4% ऑफ द GDP। देखिए जिस देश में तकरीबन 60%, ये कहा जाता है कि 70% हाउस होल्ड जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तकरीबन 60 करोड़ लोग जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए खेती के साथ, और उनको अगर हम सिर्फ 0.3 to 0.4% इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो बेसिकली से, और उसी का रिजल्ट है कि जो आत्मनिर्भरता गांव में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और ये यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। अगर हम देखें ये जो और इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव में चाहिए, जैसा कि स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सड़कें हो, सड़कों पे तो जोर दिया जा रहा है क्योंकि सड़कें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है जो लोगों को माइग्रेशन में मदद करता है, गांव से लाने के लिए शहर में मदद करता है। अभी कभी आप राजस्थान चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, बिहार देखेंगे तो आपसे बसें जब आप देखते हैं शहर की तरफ जाती हो तो वो लदी होती हैं, ऊपर भी छत पे लोग बैठे होते हैं जो प्लान कर रहे हैं गांव से शहरों की तरफ। तो खैर मैं ये नहीं मतलब है कि मेरा उसका एक ही रोल था, लेकिन ये भी उसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था जिस तरीके से हम सड़कों को पुश करते आए हैं। लेकिन जो विकास के और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, या और भी पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एग्रीकल्चर में भी चाहिए होता है, वो हमने उसको डिप्राइव किया।
अभी भी देख लें कि अभी कोरोना वायरस के जब समय पे जब हमें अब समझ आ रही है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट था, हमने तो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दिया। हमारा नीति आयोग तो उन्हीं के गुण गाता था और ये भी कहता था पीपीपी मोड में ही आप प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज को लेके आइए। लेकिन अब शायद दुनिया को समझ आ रहा है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी जरूरत थी। हमारे देश में जीडीपी का 1% भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं गया। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, पब्लिक हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सब जो एरिया से जहां पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वहां पर वो नहीं की गई, नहीं हुई। आप देख लीजिए, इसका मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट्स को हमने कैसे बिल्ड किया। आज भी हम 6% जीडीपी का कॉर्पोरेट को टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं हर साल। 6% जीडीपी का टैक्स कंसेशन देते हैं कॉर्पोरेट्स को, और एग्रीकल्चर में हम मात्र 0.3 से 0.4% इन्वेस्ट करते हैं जीडीपी का। तो आपको ये समझ आ जाता है, जो हमारा वो नजर आ जाता है कि आपके सामने। इनकम की बात देखें, एक रिपोर्ट अभी हाल में आई है ओईसीडी की। ओईसीडी इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उनकी स्टडी आती कहती है कि सन 2000 और 2016-17 के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। अब मुझे बताइए, 45 लाख करोड़ रुपए, क्या हमारे देश में कहीं चर्चा हुई इसके ऊपर? क्या हमने कभी माना कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस था जो एग्रीकल्चर को हिट किया हुआ था या गांव को हिट किया हुआ था? आप ये देखिए, अगर आज भी हम किसानों को, जैसे उसमें लॉस था वो 2.64 लाख करोड़ रुपया हर साल था, तो अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर आज भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो गांव की जो शक्ल है या फेस है या जो उसका दिशा है वो सारी बदल जाएगी, हम सब जानते हैं। तो ये जो हमने गांव से खींचा है, ये जो हमने किसानों को जो लॉस हुआ है वो गांव से खींचा है, और ये उसी पीरियड का नहीं है। मैं उससे पहले भी जानता हूं, अनटैड इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है अनटैड, उसकी एक स्टडी कहती है कि 1985 और 2005 के बीच में 20 साल तकरीबन ये पीरियड बताया उन्होंने। 20 साल में जो आउटपुट प्राइस है किसानों का दुनिया में वो स्टैटिक रहा है, यानी फ्रोजन रहा है अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दो। तो किसानों की जो इनकम है वो 4 दशकों से हम जानते हैं कि वहीं की वहीं खड़ी है या माइनस पे गई है, नेगेटिव में गई है। और ये भारत में नहीं हुआ, ये अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका के चीफ इकोनॉमिस्ट जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, अमेरिका में तो मार्केट इकोनॉमी ऑपरेट करती है, जो आज हम लेके आए हैं देश में। हम कह रहे हैं कि इससे मार्केट रिफॉर्म्स होंगे एग्रीकल्चर के। अभी आप सब आपने सुना है, कई दिनों से ये बातचीत चल रही है कि हमने कहा कि कहीं भी बेचेगा किसान, किसी को भी बेचेगा, 1 कंट्री 1 मार्केट, ये सब जो बातें हो रही हैं ये अमेरिका में 7 दशकों से चल रही हैं। और अमेरिका का चीफ इकोनॉमिस्ट जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, उनका ये कहना है कि अमेरिका में 1960 से लेके अभी तक अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं तो किसानों की जो इनकम है वो लगातार स्टीप डिक्लाइन में है। अब देखिए अमेरिका में भी ये हाल है, लेकिन अमेरिका में ये है कि वो सब्सिडी देते हैं किसानों को, $60,000 तकरीबन एवरेज किसानों को सब्सिडी सपोर्ट मिलती है। और यही एक कारण है कि जितने भी किसान टिके हुए हैं वो इसी करके एग्रीकल्चर में टिके हुए हैं। लेकिन हमारे देश में हमने ना तो उनको सब्सिडी सपोर्ट दी, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दी, और ना ही मैंने कहा आपको पहले जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट हमने दी है। उसका कारण जो था वो ये था, हम ये मान के चलते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो पाएगी अगर हम इन लोगों को गांव से निकाल कर शहर में लाएंगे, क्योंकि शहर में दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। अब देखिए दूसरा चित्र, दूसरा ये है कि अब जिस तरीके से गांव की तरफ लोग वापस गए हैं, ये जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में 2 बार ये कहा है कि इस कोरोना वायरस से एक लेसन हमें मिलता है, वो लेसन ये है कि आत्मनिर्भर भारत। मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है हम सबकी इस बात को समझने के लिए। मैं जानता हूं जिस दिन उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की तो उसके बाद अखबारों में, कई इंग्लिश की अखबारों में एडिटोरियल आए हैं जिन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस नहीं होना चाहिए। मैं देश के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी जानता हूं जिन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, बोला है कि सेल्फ रिलायंस में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें ग्लोबली जो अपने एग्रीकल्चर को भी और अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना चाहिए, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप उनको कहने दीजिए, वो एक इकोनॉमी जो लॉबी है, इकोनॉमिक लॉबी, उसका वो बाय एंड लार्ज हिस्सा है, क्योंकि हमारी मेन लाइन इकोनॉमिक्स जो है वो कॉर्पोरेट के ही सोच के हिसाब से चलती है, वो नहीं बढ़ पाई। मेरा ये कहना है कि अब हमारे सामने एक ऐसा समय है, एक ऐसा लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि अब हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दें, गांव की तरफ ध्यान दें। अब गांव का विकास हो, गांव जो है वो हमारा पिवट बन जाए डेवलपमेंट का, वो विकास का रास्ता गांव से होकर जो हम इतने सालों से कहते आए, अब वो करने की जरूरत है।
मैं नहीं चाहता कि ये लोग वापस आए, जितने आना चाहे आ जाए। वो जो नहीं आएंगे वो, अभी हमने ये भी देखा है कि पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि गांव में जो एबल बॉडीड हैं, जो नौजवान हैं, जो यंग हैं, वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ प्लान आए हैं। और जिसको फेमिनाइजेशन हम एग्रीकल्चर कहते हैं वो हुआ है। महिलाएं रह गई हैं, बूढ़े रह गए हैं, बच्चे रह गए हैं गांव में। अब ये लोग जो वापिस गए हैं, कम से कम वापिस जान आई है गांव की, और मुझे लगता है कि उसको अभी हमें रिहेबिलिटेट करना है, उसको अभी हमें बिल्डअप करना चाहिए। क्या इसमें होगा, क्या होना चाहिए, चलिए इसकी तरफ ध्यान देते हैं। पहला चित्रण तो ये है, पहला हमारे सामने अपॉर्चुनिटी ये है कि हम एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, एग्रीकल्चर को हम प्रॉफिटेबल बनाएं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप और हम ये बात को समझें कि किसान को जब भी हम देखते हैं कि वो खेती करता है, तो एक्चुअली व्हेन ही कल्टीवेट्स क्रॉप्स, ही डजंट रियलाइज कि ही इज कल्टीवेटिंग लॉसेस, और वो हर साल लॉसेस कल्टीवेट करता आ रहा है, उसके बावजूद भी वो जीवित है। और मुझे तो उसकी दाद देनी पड़ेगी आपको, किसान किस तरीके से, और वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, क्योंकि कर्जे से गुजारा होता है, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। सरकारें उसको कर्जे के अंदर और धकेलती हैं। आप देखा, हर साल हम कहते हैं कि 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हम और देंगे इस साल, कभी हम कहते हैं 12 से 13, 13 से 14, 15 हो गया है आजकल। वो कर्जे में धकेलना नहीं है, हमें उसको चक्रव्यूह से निकाल कर आज उसको एक ऐसी इनकम देनी है जिससे कम से कम उसका गुजारा हो, उसका लाइवलीहुड जो है दोबारा खड़ा हो जाए। दूसरा है कि हमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो रूरल इकोनॉमी की भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अगर एग्रीकल्चर पनपेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है रूरल इकोनॉमी पे भी होगा। और इसके साथ साथ हमें वो भी कदम लेने हैं जिसके साथ रूरल आर्टिजन्स और ये जो व्यवसाय थे जो खत्म हो गए हैं इतने सालों से, उनको हम रीबिल्ड कर सके। क्योंकि जो एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरा बिगर सेक्टर है वो आर्टिजन्स का है, और उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? मैंने आपसे पहले कहा कि इसके लिए सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है जो हमारी जो शक्ति है अंदर, इंटरनल जो हमारी नीयत है या सोचने की एबिलिटी है, वो उसके रास्ते में आती है। अगर हम सब ये सोचें कि किस भारत में जो डेवलपमेंट का रास्ता है वो खेती से होके जाता है या गांव से होके जाता है, तो मुझे नहीं कोई शक इसमें कि भाई देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो रोल हम सब का बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है और उसको हमें समझना है। दूसरा है कि अगर हम जब हम इंडस्ट्री की बात भी करते हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो गाँव में क्यों नहीं लगती हैं, क्यों हम उनको शहरों की तरफ लेके आते हैं? तो हमें एक रीडिजाइन करने पड़ेगा, अपना होलिस्टिक एक मॉडल लेके आना पड़ेगा जिसमें बहुत सी चीजों को मैं ये मानता हूँ उसमें आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अपने पहले मुख्यतः मुझे लगता है कि 2-3 कदम हमें जो लेने हैं, एक तो ये है कि किसान की आय कैसे बढ़े। मेरा ये कहना है और मैं बहुत सालों से भी ये कहता आया हूँ कि जब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर किसान की परिवार की 20,000 रुपए साल की औसतन आय है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कभी भी उस क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकता है। हमें क्या चाहिए? अगर हम देखें इस देश में तो पैसे की तो कमी नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पैसा उस तरफ जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए। अभी कल मुझे एक टेलीविजन चैनल पे पूछा गया कि 2 लाख करोड़ रुपए जो हम किसानों का माफ करते हैं, कर्जा माफ किया है, ये अभी 3-4 साल से मिला ले तो तकरीबन 2 लाख करोड़ से भी अभी कम है, लेकिन खैर चलिए 2 लाख करोड़ रुपए जो माफ किया, उनका सवाल ये था अगर ये हम नहीं माफ करते तो इस पैसे से हम गोडाउन बनाते, रूरल गोडाउन बनाते, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते। मैंने कहा ये बड़ा अजीब सा ये एक आपका ये सोच है। हमने 2014 से लेकर अभी तक, जिसको क्रेडिट स्विस इंपेयर्ड एसेट कहता है, हमने कॉर्पोरेट्स को 16,80,000 करोड़ रुपए का हमने लॉस सहने का जो कंडीशन बन चुकी है। अब देखिए कैसे इंपेयर्ड एसेट कहते हैं उसको। तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए तो हम उनका राइट ऑफ कर चुके हैं। बाकी जो बचा हुआ है वो जो है वो एनपीए खड़ा है, उसमें से भी आप जानते हैं अधिकतर जो है वो राइट ऑफ होगा। 16,80,000 करोड़ रुपए आज जो बर्डन देश की इकोनॉमी के पड़ा है, अगर ये पैसा हमारे देश की इकोनॉमी में होता तो मेरा मानना है कि गांव का जो हम सपना देख रहे हैं उसको आत्मनिर्भर करने का वो और भी आसान हो जाता। लेकिन देखिए कैसे नैरेटिव बनाया जाता है कि 2 लाख करोड़ के ऊपर इतना सारा फोकस किया जा रहा है कि जैसे अगर हमने ना देते तो पता नहीं गांव का क्या विकास हो गया होता। लेकिन 16,80,000 करोड़ रुपए जो हमने 2014 से लेके अभी तक दिया है 6 साल में, उसकी कोई बात ही नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि ये किस तरीके से कहां पर एक सपोर्ट दी जा रही है, एक सेक्शन को दी जा रही है, और वो सेक्शन की अगर हम और वो इतना हेविली सब्सिडाइज्ड है, तो सिर्फ ये है कि हम उसको सब्सिडी नहीं कहते, हम उसको इंसेंटिव फॉर ग्रोथ कहते हैं। तो आम आदमी को ये समझ नहीं आता
पढ़े लिखों को भी समझ नहीं आता। उसका कारण ये है कि हमारी जो ओरिएंटेशन हो चुकी है, हमारी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वो ये है कि जो हम सब्सिडी या जो सपोर्ट हम कॉर्पोरेट्स को देते हैं, दैट इज इंसेंटिव फॉर ग्रोथ, और जो हम सपोर्ट किसान को देते हैं या गरीब आदमी को देते हैं, दैट इज सब्सिडी जो हम डेमोनाइज कर चुके हैं। वो हम मानते हैं कि सब्सिडी ड्रेन है देश की इकोनॉमी के ऊपर, वो नाली में जा रहा है, पैसा सारा जो है व्यर्थ जा रहा है। तो ये डेलिब्रेट जो है नैरेटिव जो बनाया गया है, इसको हमें तोड़ना है, इसको हमें जानना है, इसको हमें समझना है। और जब इसको हम समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये विकास किसका हो रहा है। ये जो विकास, अगर हम, मैंने इससे पहले कहा था कि अगर 2000 और 2016-17 के बीच में किसानों का 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, आप इमेजिन करिए अगर कॉर्पोरेट्स का 10 लाख करोड़ रुपए नुकसान हो जाता तो क्या होता इस देश में। कहने का मतलब ये है, हमने कभी इसको उस तरीके से तोला ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है कि हमारी जो एक्चुअली जो फ्लॉ है, वो इस तरीके की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डिजाइन है, वो उसके अंतर्गत है। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि जब 7वां वेतन आयोग आया था, जिससे मात्र 4% पॉपुलेशन को फायदा हुआ था, तब यह कहा गया था इंडस्ट्री द्वारा कि इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज। बूस्टर डोज किस लिए? क्योंकि इससे जो वो पैसा खर्चेंगे और डिमांड जनरेट होगी। और मेरा ये कहना है कि अगर बूस्टर डोज 7वें वेतन आयोग से होती है, इस दिन हम किसान के हाथ में अधिक पैसा देंगे, तो वो जो डिमांड क्रिएट होगी, वो बूस्टर डोज ही नहीं, वो रॉकेट डोज होगी देश की। जब किसानों के हाथ में पैसा आएगा, वो डिमांड जो जनरेट होगी, वो डिमांड जो है वो देश की इकोनॉमी को दौड़ाएगी दोबारा वापस। और क्यों हम उस मॉडल पे नहीं जा सकते जहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल हो और प्रॉफिटेबल हो। मुझे लगता है कि आज हमारे पास एक सुनहरा मौका हमें मिला है। प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया है, जो कहा है, उसके ऊपर हमें लगता है कि हमें इस नैरेटिव को बिल्डअप करना है। हमें इस नैरेटिव को बिल्डअप करना है कि आज जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब आत्मनिर्भर गांव बनेगा। आत्मनिर्भर गांव बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत भी बन जाएगा। और वो जो उसके लिए जो रास्ता है आत्मनिर्भरता का, वो गांव से होके जाता है। ये महात्मा गांधी की भी ड्रीम थी, आप सब जानते हैं, उनका भी ये विजन था। और दुनिया में आज हमें ये जान लें कि अमेरिका ने 100 साल से लगे हुए हैं, उन्होंने अपने गांव से लोगों को निकाल कर वो शहर में लाए। यूरोप ने कोशिश पूरी की है और कर रहा है कि शहर से निकाल के गांव में लाए। इकोनॉमिक सोच दुनिया भर में ये कहती है, और मुझे जाके लड़ना पड़ता है उन इकोनॉमिस्ट के साथ, जो कहते हैं कि जब तक गांव खाली नहीं होंगे, जब तक एग्रीकल्चर को सैक्रिफाइस नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया का विकास नहीं हो सकता। कोरोना वायरस ने हमें बता दिया है, दिखा दिया है कि वो विकास जिसकी हम बात कर रहे थे, वो वायरस के माध्यम से आपको जो हिट किया है, वो विकास का रास्ता नहीं दुनिया को चाहिए। हमने ये भी देखा है जिस तरीके से पर्यावरण साफ हो गया है लॉकडाउन के अंदर, भारत में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, अब सबको समझ आया है कि वो विकास का कितना बर्डन जो है हम कैरी कर रहे थे। वो विकास का बर्डन, कंजम्पशन ड्रिवन जो विकास था, उसका हमारे सामने मॉडल आ गया है। अब हम अगर फिर भी वो गलती दोबारा करना चाहते हैं, तो कोई आपको कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि आज ये अपॉर्चुनिटी है, और आप और हम सब जो मिलकर है, इसको आवाज को, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है, वोकल फॉर लोकल, आज हम उस आवाज को जो है उसके लिए वोकल, यानी आप अपनी आवाज को सुदृढ़ करिए, आप अपनी आवाज को बुलंद करिए। और ये मत सोचिए कि मैं तो अकेला हूं, मेरी आवाज से क्या होगा। आप सोचते हैं कि अखबार में जब तक नहीं छपेगा तब तक लोगों की आवाज नजर नहीं आती। कई लोग सोचते हैं, कई लोग मुझे फोन भी करते हैं, मुझे व्हाट्सएप में भी कहते हैं कि आप कहते लोगों को क्या किए और आप अपनी आवाज बुलंद करिए, लेकिन मेरी अकेली आवाज से क्या होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत साल पहले की बात है, मैं अफ्रीका में एक प्रोग्राम में भाषण दे रहा था, तो मुझे याद है एक महिला, अफ्रीका की महिला खड़ी हुई, उन्होंने मुझे यही सवाल पूछा कि हमें ये बताइए कि मैं तो अकेली हूँ, जो आप कह रहे हैं अगर मैं इस बात पे आवाज भी अपनी रेस करूंगी या बुलंद करूंगी या मैं लोगों को जोड़ूंगी, तब भी क्या हो जाएगा, मैं तो अकेली हूँ। तो ये सवाल बहुत टफ था, और तो उसका पूछना ये था कि आप बताइए इस हालात में मैं क्या कर सकती हूँ, या इंडिविजुअल इस हालात में क्या कर सकता है। तो मुझे याद है एक महिला और खड़ी हुई उस समय, और जब उसने कहा कि सर इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ, तो मुझे भी राहत आई, मेरा भी सांस थोड़ा ठीक हुआ, क्योंकि बड़ा लोडेड सवाल था। और उसने इसका जवाब दिया, वो आपको जानना जरूरी है। उसने कहा था कि अफ्रीका में एक कहावत है कि अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करिए रात को जब आप सोएं तो आपके कमरे में एक मच्छर, वो एक मच्छर ही आपको रात को आपका जीना हराम कर देता है। तो क्या आप मच्छर से भी गए गुजरे हैं?
कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी अखबारों में नहीं आएगा, मेरे टीवी पे नहीं आएगा, तब तक ये नैरेटिव नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। हम सब की अपनी अपनी एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है। अगर हम सब ये मान लें कि हमने गांव की तरफ ध्यान दिलवाना है या गांव की तरफ पॉलिसीज को हमें बिल्डअप करने की जरूरत है, तो मैं नहीं मानता कि जो देश की जो सोच है उस तरफ नहीं जाएगी। तो वोकल फॉर लोकल, आप भी अपनी आवाज को वोकल करिए और आत्मनिर्भरता का जो एक सपना हमें दिखाया गया है उसको आधा अधूरा मत रहने दीजिए। अब हमारे पास टाइम है कि हम उसको बिल्डअप करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी अखबारों में एडिटोरियल आए थे कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत हमारे इकोनॉमिक राइटर्स कह रहे हैं कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। अभी मैं हाल में एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मॉन्टेक्स अहलूवालिया साहब की, वो ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर का ये मॉडल मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम 1970 से पहले चले जाएं। ये मैंने कभी नहीं कहा कि हम कौन से साल के पहले जाएं, लेकिन हमारा आत्मनिर्भरता का मॉडल ये हो सकता है कि अगर हम विलेज को इतना डेवलप कर दें कि गांव जो है उसके विकास के बाद देश का विकास ऑटोमेटिकली अगर होता है, उसकी बेस को, उसकी फाउंडेशन को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो देश का विकास होता है। ये रास्ता जो है मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए अनुकूल है। और अभी जो रिवर्स माइग्रेशन हुई है, लाखों करोड़ों लोग जो वापस गए हैं, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो सिर्फ मनीषा जी का या मेरा ही काम नहीं है, हम सब का ये दायित्व बन जाता है कि हम इस नैरेटिव को अब इसको इतना बुलंद करें या इसके ऊपर हम इतना नैरेटिव को बिल्डअप कर दे कि देश को मानना पड़े कि भाई और रास्ता नहीं है। और ये आप सब जानते हैं कि एक यही गांव से ही होके हमारा जो डेवलपमेंट का रास्ता जाता है। एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि ये अक्सर माना जाता है हमारे देश में, मुझे भी पूछा जाता है, आपको भी पूछा जाता होगा कि दुनिया में कोई ऐसा मॉडल है जहां पर हमने गांव से डेवलपमेंट की हो, गांव के रास्ते से हमने विकास किया हुआ। मेरा ये कहना है कि क्या हम इतने अपना हमारी संकीर्ण सोच है या एबिलिटी है या हमारी कैपेबिलिटी पे आपको डाउट है कि आपको हर चीज का रास्ता बाहर से दिखता है? आपको हर चीज का रास्ता किसी और देश में ही दिखना चाहिए? क्यों नहीं एज ए नेशन हम अपनी एबिलिटी को सोचे, हमारी ताकत कहां पर है, हम उसको बिल्डअप करें। ये जो 60 करोड़ लोग जो आज खेती से जुड़े हुए हैं या 80 करोड़ लोग जो हैं गांव में है, उससे ज्यादा जो गांव में रहते हैं, क्या इनको गांव से निकालकर ही विकास का रास्ता है? क्योंकि ऐसा अमेरिका ने किया है, ऐसा यूरोप ने किया, क्या यही हमें समझ आता है? क्या हम इतने ही पढ़े लिखे हैं कि हमें अमेरिका और यूरोप के अलावा कुछ दिखता भी नहीं है कि कोई और रास्ता हो सकता है? क्यों ना हम अपने देश के विकास का अलग से रास्ता बनाएं? क्यों ना हम देश को और दुनिया को दिखा दें कि भारत का जो डेवलपमेंट का रास्ता है वो ही आने वाले सालों में, जबकि हम इकोनॉमिक्स को, ग्रोथ को आज चैलेंज किया जा रहा है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स यानी जीडीपी के मॉडल को आज चैलेंज किया जा रहा है दुनिया भर में, तो हमें क्या चाहिए? हमें इकोनॉमिक्स ऑफ वेलबींग चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस चाहिए। वो जो रास्ता है वो गांव से होकर जाता है, जहां पर पर्यावरण भी अनुकूल रहेगा, जहां क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा, बहुत मिनिमल उसका इम्पैक्ट होगा, और जहां पर हम जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब जितने गरीब लोग हैं उनके हाथ में भी उतनी एबिलिटी आए कि वो देश के विकास के अंदर वो भी अपना हाथ मिला पाए या जुटा पाए। तो ये रास्ता क्या हम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। द ओनली थिंग इज कि वी नीड टू गो फॉर अगेन लुक इनटू जो आपका इकोनॉमिक पैकेज होता है, उसको हम देखें कि उसका वितरण किस तरीके से होना है, कैसे हमने जिस सेक्टर को इग्नोर किया है उसको हमें रीबिल्ड करना है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि वो जो एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज जो मैंने आपसे कहा था कि 40 करोड़ एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज भारत में है, अगर हम गांव से रास्ता निकालते हैं विकास का, तो आप देखेंगे कि हमारे देश से एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज खत्म हो जाएंगे, वो बात पुरानी हो जाएगी, वो इतिहास हो जाएगा। आज हमें वही मॉडल चाहिए कि हमें जहां पर एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज हम और ना क्रिएट करें, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम देखें। और यही मुझे लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा जो एक लेसन, सबक या एक अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो हमारे सामने है। तो इस आशा के साथ कि ये एक मैसेज है जो हम सबको बिल्डअप करना है। एंड जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं भी आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि बी वोकल फॉर लोकल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत वाकई में जहां से शुरू होना चाहिए वहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, और अभी तक हमने इनको मौका नहीं दिया और सपोर्ट नहीं किया। अब कुछ सवाल हैं, मैं तुरंत से ले लेती हूँ, बहुत सारे सवाल हैं सर। पहले सवाल के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ अवतार सिंह को। ये लाइफ कोच है सर, और ये एक्स आर्मी वेटरन है, और उसके बाद
कॉर्पोरेट्स में भी इन्होंने काफी काम किया है। अभी ये लाइफ कोच है। अवतार, अपना सवाल पूछें। थैंक यू मनीषा। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है that we have generally seasonal crops, so you are an authority, you can guide us properly in that. हमारे कंट्री में सब जगह seasonal crops होती हैं, mostly dependent on rain, and farmers remain unengaged most of the part of the year, and that is probably one of the reasons why we have this migration from rural to the urban areas. So how can we develop an agricultural system that can keep youth interested and engaged in the farming like any other profession? अवतार जी, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये मैं बहुत बारी मुझे ये सुनने को मिलता है। लेकिन मैं इसमें, क्योंकि ये सवाल जो है कौन सा उसमें एग्रीकल्चर का पैटर्न हो, सिस्टम हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर की कैसे ठीक ठाक की जाए। मुझे बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई किसान क्यों आत्महत्या करते हैं, जब थोड़ी सी बारिश होती है, क्रॉप फ्लैट होती है तो किसान भी फ्लैट हो जाता है, ये क्या कारण है कि वो इतना नुकसान भी नहीं सह पाता है। अब आप देखिए, मैं आपको समक्ष रखना चाहता हूँ, मैंने एक अध्ययन किया और वो अध्ययन ये कहता है कि 1970 में गेहूं का जो दाम था वो जिसको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर हम देते हैं तो वो 76 रुपए प्रति क्विंटल था, 76 रुपीज पर क्विंटल। और उस टाइम पर स्कूल टीचर की जो तनख्वाह थी वो 90 रुपए थी। जब 1971 में उनकी तनख्वाह 100 रुपए हो गई या 10 रुपए बढ़ गई तो उन्होंने दिवाली मनाई थी। और उसके बाद 2015 में, मैंने उस समय का एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे एक साथी ने किया था, 2015 में हमने देखा कि उसके किसान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं का था वो बढ़कर 1450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। ये 19 गुना की बढ़ोतरी थी। मैंने उस समय टू लुक इनटू द इनकम पैरिटी नॉर्म्स, बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या किस तरीके से इनकम बढ़ी है, वो मैंने एक उसका एनालिसिस जो हमारी टीम ने किया वो ये था कि बेसिक पे और डीए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बेसिक पे और डीए जो है 45 साल में 120 से 150 गुना बढ़ता है। जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के, उनकी जो तनख्वाह है बेसिक पे एंड डीए वो 150 से 170 गुना बढ़ती है। जो स्कूल टीचर्स हैं उनकी 280 से 320 गुना बढ़ती है। जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज हैं वो 300 गुना से 1000 गुना बढ़ती है। और किसान की जो इनकम बढ़ती है एमएसपी से आपको पता चलेगा वो 19 गुना बढ़ती है। अब मुझे बताइए आप कि अगर 19 गुना सरकारी मुलाजिम की इनकम बढ़ी होती तो वो भी आत्महत्या कर चुका होता या अपनी नौकरी छोड़ चुका होता। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक्चुअली उसकी इनकम इनसिक्योरिटी में है। जब तक हम उसको इनकम नहीं देंगे आप जो कंपैरेटिव होगी, तब तक वो खेती से बाहर, जो आप देख रहे हैं उसको खेती से बाहर से मतलब वापस लाना मुश्किल होगा। और ये जो हम बाकी ये है, आपके एफपीओज आ रहे हैं, आपके वैल्यू चेन्स बन रहे हैं, हम बहुत कुछ सुनते हैं, ये बेसिकली उसी तरफ है कि आपने टू सक द इनकम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। मैं खिलाफ नहीं हूं उनके, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये श्योर करें कि इनकम कैसे किसान को दी जाए। जब तक उसको इनकम नहीं मिलेगी सर, कुछ नहीं हो सकता। और क्या ये पॉसिबल है? मेरा मानना है कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम ये कर सकते हैं, देख सकते हैं, अभी भी देख लीजिए आप कितनी जो सब्सिडीज, अभी भी जो पैकेज आएगा, ये पैकेज आएगा। अब देखिए, मैं एक छोटा सा पैकेज देता हूँ आपको। जो स्लो डाउन हुआ था पिछले साल, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, तो उस समय कहा जा रहा था कि डिमांड क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई थी पैकेज की, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की हमने टैक्स कंसेशन कॉर्पोरेट्स को दिए, ये कह के कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कह के कि इससे हम क्या कहते हैं, नौकरियां क्रिएट होगी। दोनों क्रिएट नहीं हुई। वो 1.5 लाख करोड़ कहाँ गया? वो उनकी जेब में गया। सीधी बात है, वो उनकी जेब में गया। हम देखिए, अमेरिका की एक सेनेटर है अलेक्जेंड्रिया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि यू डोंट मेक 1 बिलियन, यू आर गिवन 1 बिलियन। और उन्होंने बड़ी बात ये कही है। आज भी हम ये जो अमीर होते जा रहे हैं, मैंने से कहा ना, 6% अगर आपका जीडीपी का आप टैक्स कंसेशन देते हैं तो वो कहाँ जा रहा है? ना तो 2000 अगर हम 4 से देख लें, 2004 से ना तो हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, ना हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ना हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है। पैसा कहाँ जा रहा है? मनी सेव्ड इज मनी अर्न, ये हमें जानना जरूरी है। कहने का मतलब ये है सर कि हमें सबसे बड़ा जो फोकस करना पड़ेगा वो जब तक हम किसान की इनकम सिक्योरिटी पे नहीं करते। और इसीलिए मेरा हर जगह कहना है सर कि व्हाट द कंट्री नीड्स इज ए कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर। एक कमीशन का गठन किया जाए जिसका एक मैंडेट ये होना चाहिए कि हर महीने किसान को 18,000 रुपए कैसे मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेक दे सरकार, लेकिन 18,000 रुपए किसान को कैसे मिले हर महीने, ये तय करना चाहिए, ये मैंडेट होना चाहिए। और जिस दिन आप मानेंगे अवतार जी,
जिस दिन किसान के पास 18,000 रुपए या 20,000 रुपए आप कह लीजिए महीने की इनकम आ जाएगी, तो उस कहा जाता है ना जैसे सीधे कमले भी सियाने, यानी पंजाबी में कहा जाता है जिसके पास पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, उसके बच्चे अपनी जल्दी पाए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे बीच है अजीत काटकर, यूनियन लीडर है LIC में। मैं आमंत्रित करती हूँ उनको अपने सवाल के लिए। अजीत, अपना सवाल पूछें। अजीत, अगर अजीत नहीं है तो अगला सवाल साकेत बड़ोनिया। साकेत, अपना सवाल पूछे। साकेत, आर यू देयर? हाँ, नमस्कार। पूछे। नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार। ऐसा है कि इंदौर शहर में मैं निवास करता हूँ। इसी के जिले में एक ऐसा गांव है जिसमें अप्रोच की रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गर्ल चाइल्ड टोटली अनएजुकेटेड है। मैं 3,000 के करीबन उस गांव की पॉपुलेशन है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उस गांव को डेवलप करना चाहता हूं, तो मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। देखिए, ये जैसे हम पहले कह रहे थे सकेत जी, हम कि जो हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी रूरल एरियाज में वो नहीं हो पाई है, मैंने आपको पहले ही बताया। और एग्रीकल्चर में ही नहीं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, जैसा आपने अब खुद कहा कि आपके आसपास जो गांव हैं उनका ये हाल है। मुझे लगता है कि इंडिविजुअली यस यू आर वेलकम, आई थिंक बहुत सारी सपोर्ट चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है बात, ये मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो पॉलिसीज में बदलाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी साथ साथ हो और ये भी इंडिविजुअल एफर्ट भी साथ साथ चले। मुझे लगता है कि दोनों मिलकर देश का जो भविष्य है या देश का गांव है उसका चेहरा जो है बदल सकते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा अब्दुल कलाम साहब भारत रत्न जो थे वो एक बात कहा करते थे, जो देश ने शायद इतना सीरियसली गौर नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, वो ये था, उनका कहना था कि पूरा, उनकी स्कीम का नाम था, उनका आइडियाज का, उनके विजन का नाम था पूरा, पब्लिक यूटिलिटीज फॉर रूरल एरियाज। उनका यही कहना था जो आप कह रहे हैं कि अगर पब्लिक यूटिलिटी रूरल एरियाज में बनते हैं तो गांव का विकास होता है, गांव के लोग अपने उसी गांव में अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं या उनका जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है वो उसी गांव के विकास के लिए होता है, और वही एक जो है डोमिनो इफेक्ट उसका होता है कि वो फैलता है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी बहुत जरूरी है, और इस पे कैसे कैसे हो उसकी बात मुझे लगता है कि हम, अगर आप और मैं कभी डायरेक्टली बायलैटरल बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल हमारा है सिर राजेश अग्रवाल। अपने आपके बहुत सारे सवाल है राजेश जी, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो पूछ लें। ये हमारे एक्टिविस्ट हैं और हमारी जो ताई है सुमित्रा महाजन ताई, उनके सांसद प्रतिनिधि रहे हैं सालों तक। आपका स्वागत है राजेश, सवाल पूछे। जी नमस्ते, है ना। थैंक यू मनीषा जी एंड दी स्पीकर। मेरा एक प्रश्न है, जैसा आपने कहा कि देश में किसानों की आय बढ़ना चाहिए। एक मैं गडकरी जी को नियमित सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि देश में उपज पैटर्न बदलने के बारे में गडकरी जी बार बार कहते हैं कि हम ईंधन विकल्प खेती और खेती के वेस्ट टू वेल्थ की कल्पना की को अगर हम इफेक्टिव करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादन है, गन्ने का अगर हम बैगास का वेस्ट से हम एनर्जी बनाते हैं या और फ्यूल बनाते हैं जो उनका खास सब्जेक्ट है इथेनॉल, तो हम किसान की आय को उसमें कन्वर्ट कर सकेंगे। उसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरे वैसे और भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, पर एक प्रथम क्वेश्चन ये है जो गडकरी जी का हमेशा कहना है कि हम, जैसे उदाहरण के तौर पे गेहूं या जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है वो अब उतनी किसान के हित में लाभकारी नहीं बची है, पर कोई ना कोई क्रॉप पैटर्न चेंज करके हम कुछ उसमें वैल्यूएशन कर सकें क्या, नंबर वन। नंबर टू, फूड प्रोसेसिंग, जो वैल्यू एडिशन हमारा एग्रीकल्चर में, हम दुनिया में वैल्यू एडिशन के मामले में, फूड सिस्टम के मामले में बहुत पीछे हैं। क्या नहीं लगता, चाहे इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एरिया, चाहे उनको एजुकेट करने से हो, तो वहां पर फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से भी हम इनका वैल्यू एडिशन करें, इसके बारे में आप मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मैं गडकरी जी की बहुत इज्जत करता हूं और मैं जानता हूं कि वो जिस यत्न से लगे हुए हैं अपने उसको एरिया को और सेक्टर को बिल्डअप करने के लिए, वो काबिल तारीफ है। मेरा एक इसको सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफर करता है सर,
कि हम वैल्यू एडिशन की बहुत बात सुनते हैं, दुनिया भर में वैल्यूडेशन की बात होती है। मैं अभी एक कॉफी ग्रोअर्स जो भारत के हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस को मैं इनॉग्रेट करने गया था बैंगलोर में, तो मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि कॉफी जो है सेक्टर आज 8,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दबा हुआ है, लॉस के नीचे दबा हुआ है, और आप चाहते हैं कि इसको राइट ऑफ किया जाए। लेकिन मैं तो सोचता था कि कॉफी में वैल्यू चेन तो ऑलरेडी काम कर रही है, स्टारबक्स है, कॉफी कैफे डे है, ये जितने भी कॉफी वाले जो कियोस्क हैं ये सारे हैं, तो फिर आपके पास क्यों आप कह रहे हैं कि आपका लॉसेस हो रहे हैं? तो आप मुझे ये बताइए, जब मैं कॉफी पीने जाता हूँ, मैंने कहा कॉफी कैफे डे में या बैरिस्टा में, तो अगर मैंने 1 कप कॉफी का पीता हूँ तो कितना उसका हिस्सा जो है किसान को मिलता है? तो उन्होंने कहा सर कि हम आपको कल सारा वर्कआउट करके बताएंगे। जो उन्होंने बताया मैं आपको समक्ष रख रहा हूँ और मैंने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने कहा कि अगर आप 250 रुपए का कप लेते हैं कॉफी का, आप कहीं भी जाएं, तो उसमें से मात्र 1 रुपया जो है वो किसान को मिलता है। जब मैं बिजनेस स्कूल्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ उनकी वैल्यूएडिशन की रिपोर्ट्स को सर, तो उसमें मैं देखता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा चित्रण किया होता है कि भाई ट्रांसपोर्टर को इतना मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर है, रिटेलर को इतना मिलेगा, ये सब बातें होती हैं। लेकिन कभी आप किसान का शेयर देखिए, पहली बात तो वो दर्शाते ही नहीं है, वो बताते ही नहीं है कि किसान का शेयर इसमें वैल्यू चेन में कितना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप दुनिया में भी देख लें सर, अमेरिका में अगर हम देखें, आज अमेरिका में वैल्यू चेन तो कब से काम कर रही है। अमेरिका में अगर ये वैल्यू चेन इतनी इफेक्टिव होती, वहां तो वॉलमार्ट भी है, वहां वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, आप जानते हैं, बिग रिटेलर है, बिगेस्ट रिटेलर है बल्कि, और उसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स है वहां पर तो हर उस स्तर पे, उसका फ्यूचर ट्रेडिंग भी है अमेरिका में। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था, आपने जब अगर सुना हो, ध्यान दिया होगा आपने, कि जब मैंने कहा था कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो चीफ इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था किसानों के इनकम के बारे में, और दूसरा मैं अभी बता दूं कि वहां के 91% फार्मर्स अमेरिका के जो है वो बैंकक्रप्ट है। अमेरिका में जो रेट ऑफ सुसाइड गांव का है, रूरल एरियाज का, इज 45% हायर रेट ऑफ सुसाइड इन द अर्बन एरियाज। आज ये हालात है कि जो उनका अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन है वो कहता है कि 87% फार्मर्स आर थिंकिंग ऑफ लीविंग एग्रीकल्चर, जितना छोटा मोटा एग्रीकल्चर उनका रह गया है। यूरोप में अगर देख लें तो वही हाल है जी। यूरोप में और अमेरिका में एग्रीकल्चर इसलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि वहां पर मैसिव सब्सिडी दी जाती है। टोटल सब्सिडी सपोर्ट जो है ओईसीडी कंट्रीज की वो $246 बिलियन। अगर मार्केट्स काम करती, अगर वैल्यू चेन्स काम करती, तो आप मुझे बताइए, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, कि सरकार को $246 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का या सब्सिडी सपोर्ट देने का क्या मतलब था? कहने का तात्पर्य यह है कि वो नहीं काम कर रही है वैल्यू चेन्स वहां पर। आज ये हालात हो गया, $1 का अगर अमेरिकन किसान बेचता है अपना प्रोड्यूस, तो उसको 14% ही उसको उसमें शेयर मिलता है। और यही एक कारण है कि अमेरिका का एग्रीकल्चर जो है अब तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट के लेवल पे आ गया है, और यही हाल यूरोप के एग्रीकल्चर का है, और यही हाल इंडिया के एग्रीकल्चर का भी होगा जिस रेट से हम बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ये वैल्यू चेन्स को या तो रीडिफाइन करें। क्यों नहीं हो सकता सर कि हम 40% जो उसका अल्टीमेट प्रॉफिट है, अगर हम $1 का या 10 रुपए की चीज हम बेचते हैं मार्केट में, जो बेस उसका एग्रीकल्चर है, तो क्यों नहीं हम अश्योर कर सकते कि उसका 40% किसान। आपको दावे से कहता हूं कोई वैल्यू चेन काम नहीं करती है। ये एक्सपीरियंस दुनिया का है और यही एक्सपीरियंस हम भारत को फेस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्री बिजनेस इंडस्ट्री का इतना जोर है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं शायद वो उसके आगे नहीं देखना चाहते, और मैं चाहूंगा कि वो अगर इस बात को करें, और उनकी एबिलिटी है, सोचने की एबिलिटी है, समझने की एबिलिटी है, और हम देश के लिए एक ऐसा वैल्यू चेन बना सकते हैं जो कि दुनिया की वैल्यू चेन से अलग हो, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव है। मैं आपको 50 ग्राफ भेज सकता हूं दुनिया के, जहां पर कि किसानों को एक्सप्लॉइट किया गया है वैल्यू चेन्स द्वारा। तो ये जो वैल्यू चेन्स की हम बात करते हैं, चाहे वो ग्लोबल वैल्यू चेन हो, चाहे वो लोकल वैल्यू चेन हो, एक्सप्लॉयटेशन तो किसान की ही होती है सब जगह पे। तो मेरा आपसे अभिप्राय सिर्फ एक ही है सर कि लेट अस टेक ए री लुक एट दिस। मैं खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि ऐसी वैल्यू चेन बने जहां किसान को ज्यादा उसका प्रॉफिट का शेयर मिले, ना कि ये जो बाकी ट्रांसपोर्टर है या रिटेलर है या इन सबको मिलता है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप नितिन गडकरी जी से ये बात कहें कि हम एक ऐसा नया वैल्यू चेन बना दें, तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और ये चैलेंज जो है देश को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हम डेवलप कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ जोड़ के या किसानों के साथ जोड़ के। अगला सवाल है डॉक्टर निहार गीते का, और ये इन्होंने लिखा है कि मैं ही पूछ लूं। तो सवाल ये है कि देश में कितनी खेती सूखे से वो कितनी बाढ़ से नष्ट होती है, और इस समस्या का निवारण कैसे सब? देखिए, सूखे की जो हमारी जो पहले है,
कि हमारे देश में तकरीबन 60% एग्रीकल्चर का एरिया है वो रेनफेड है, यानी वो सूखी बैरानी खेती वहां पर होती है। 40% जो एरिया है उसमें अश्योर्ड इरिगेशन है। मतलब मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, इसके आसपास हो सकता है, डाटा एग्जैक्ट कितना है, 40 है कि 42 है वो अलग बात है। तो ये जो इरिगेटेड है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे सूखे के इलाके हैं उसमें हमें एग्रीकल्चर पैटर्न वो चाहिए जो कम पानी का उपयोग करे, वो हमें क्रॉप्स चाहिए, वो हमें क्रॉपिंग पैटर्न चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से मैंने देखा है, बड़ी अफसोस की बात भी है कि हमारे देश के सूखे इलाके में हम वो फसलें लगाते हैं जिसमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है, यानी हाइब्रिड क्रॉप्स। अब देखिए, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, जो भी स्टेट्स जो हैं स्टेट्स हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं? हाइब्रिड पैडी, हाइब्रिड कॉटन, हाइब्रिड वेजिटेबल्स, हाइब्रिड सॉर्गम, हाइब्रिड ज्वार। ये क्यों नहीं हम उसमें हाइब्रिड को छोड़कर हम ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है, जहां पानी का कम उपयोग होता है, उसका हम उपयोग करें या उस क्रॉपिंग पैटर्न को वहां पर लेके आए। फार्मिंग सिस्टम्स को हमें बदलना पड़ेगा सूखे इलाकों में या बरानी इलाकों में, और ये सोच के कि सारा देश जो है इरिगेशन हो जाएगी, ये भी एक सपना ही रह जाएगा। क्योंकि आज भी हमारे देश में चाइना और इंडिया हम ऑलमोस्ट बराबर चलते हैं, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया जो अंडर इरिगेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि हम उससे कुछ ज्यादा चैलेंज ले पाएंगे, लेकिन हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि हमें गांव के पौध हो, वाटरशेड हार्वेस्टिंग हो, इन चीजों की तरफ हमें ध्यान करके, और साथ में क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा हो जिसमें पानी का कम उपयोग हो, ना कि पानी का दोहन हो। तो ये हमें करने की जरूरत है। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो हम ये सोचते हैं कि इरिगेशन अगर है तो सब कुछ ठीक है, वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अक्सर कहा जाता है कि महाराष्ट्र में किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, विदर्भा में और मराठवाड़ा में, इसलिए कर रहा है कि इरिगेशन नहीं है। इरिगेशन क्यों नहीं है? 18% एरिया अश्योर्ड इरिगेशन में आता है। तो जब तक इरिगेशन एक्सपैंड नहीं होगी तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो किसान की इनकम नहीं बढ़ेगी। ये हमें हमारे इकोनॉमिस्ट बताते हैं, जो कि मेरा मानना है कि ये फंडामेंटली फ्लॉड है, ये गलत सोचना है। क्यों गलत सोचना है? मैं आपको पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूँ मनीषा जी। पंजाब में 98% एरिया हैज अश्योर्ड इरिगेशन, यानी हर खेत को पानी लगता है पंजाब में। 98% अश्योर्ड इरिगेशन, दुनिया में किसी देश में अश्योर्ड इरिगेशन इस लेवल पे नहीं है। अमेरिका में भी, उसका हम बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन पहले हम ये पंजाब देख लें। पंजाब में गेहूं, धान और मक्की, सीरियल क्रॉप्स को कहते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 98% अश्योर्ड इरिगेशन, प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद भी पंजाब हैज बिकम ए हॉटबेड ऑफ फार्मर सुसाइड्स। ये हालात है पंजाब के कि 2000 और 2015 के बीच में 16,600 किसानों ने आत्महत्या की। और ये जो सुसाइड रेट है, ये तीनों यूनिवर्सिटियां, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है अमृतसर, तीनों ने मिलकर हाउस टू हाउस सर्वे किया। तब उनको पता चला कि 16,600 किसान और किसान वर्कर्स जो हैं उन्होंने आत्महत्या की है 15 साल में। आज भी आप अखबार उठाते हैं पंजाब की, कोई उठा लीजिए, 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान की आत्महत्या रोजाना उसमें छपी होती है। कहने का मतलब यह है कि क्या कारण है, हमें समझना है कि 98% अश्योर्ड इरिगेशन, अमेरिका में सीरियल क्रॉप्स के अंदर सिर्फ 11.4% अश्योर्ड इरिगेशन। उसके बावजूद भी अमेरिकन एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली हम देखते हैं किसान का जो लेवल, क्योंकि वहां सब्सिडाइज्ड है तो बेहतर है किसान हिंदुस्तान के किसान से। क्यों नहीं है हमारा किसान उस लेवल पे आया? क्योंकि हमने किसान को, जो मैं रिपीटेडली कहता आ रहा हूं, जो उसका इनकम का हक बनता था वो हमने डिप्राइव किया। किसान का जो क्राइसिस है एग्रीकल्चर का, वो खेत में नहीं है, ये हम सबको समझना है, खेत के बाहर है। वो इकोनॉमिक पॉलिसी में है, इकोनॉमिक सोच में है, जो उसको असली इनकम से डिप्राइव करती है, उसको नहीं देती है। और जब तक हम इनकम नहीं देंगे, आप ये सोच लीजिए कि जिस आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या विकास की बात कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगला सवाल है सर राजेश भारद्वाज। राजेश जी अपना सवाल पूछे। आर यू देयर राजेश जी? राजेश जी, राजेश भारद्वाज। ओके, एक और सवाल है सर, मैं ले लेती हूँ तब तक। आई एम एन एक्स सर्विसमैन एंड फार्मर एजेड 71 years with small dairy of 2 cows and 1 calf. 5 hectare of rubber, retired in 1985 with salary of rupees 1,000 and pension 414 rupees. Today I am able to get 20,847 rupees per month.
वही बात हुई जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी जो है वो 120 से 150 गुना मिलती है, जो जो आम किसान को 19 गुना मिलती है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है, यही आपको एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस है आज उसके करके जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, जो विस्फोट हुआ पड़ा है देश भर में, वो इसी का कारण है। और जो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई अगर वो इनको शायद पेंशन ना मिलती होती जो ये सरकारी काम में थे, तो शायद इनका जीवन व्यापन भी बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये कहने का मतलब है, और आज भी मैं देखता हूँ हमारे देश में जो कहा जाता है कि 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी, आप देखिए ब्यूरोक्रेट्स को 1-1 लाख रुपए पेंशन मिलती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो इतनी पेंशन क्यों मिलती है, क्यों हम उसको कैप नहीं करते, और किसानों को हम इनकम क्यों नहीं पेंशन क्यों नहीं दे पाते। किसानों के लिए हम इनकम पेंशन क्या लेके आते हैं, 3,000 रुपए। कौन से जमाने की हम बात कर रहे हैं, वो भी हम कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, अभी उसमें इंश्योरेंस में डालते जाओगे तो जब आप रिटायर होगे तो आपको 3,000 रुपए मिलेगा। तब तक तो 3,000 रुपए भी जो है मुझे लगता है 500 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो ये हमें चाहिए कि हम इतने बड़े बड़े राइट ऑफ देते हैं कॉर्पोरेट्स को या बड़ी कंपनियों को, वो जो पैसा है मुझे लगता है कि हमें अब स्टेज आ गई है कि हमें ये एश्योर करना चाहिए कि वो या तो उनको हम ना दें, क्योंकि मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट इकोनॉमी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर वो इकोनॉमिकली फिट नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो लेट हिम शट डाउन। क्या जरूरत है कि आप उसको बचाते हैं, उसको दोबारा रीबिल्ड करते हैं, क्यों? लॉस मेकिंग यूनिट शुड गो बस्ट, ये तो हमारा मार्केट इकोनॉमी ये कहती है। लेकिन आप देखिए किसी भी कंपनी का लॉस होता है, मैंने देखा है मनीषा जी 92% भी हेयर कट मिल रहा है। 92% का मतलब ये है कि अगर आपकी 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, वो लॉस में जा रही है, तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए का उससे ले लिया, बाकी सारा राइट ऑफ हुआ है। ये कहां से न्याय है, मुझे बताइए? ये कहां का इकोनॉमिक मॉडल है? किसान का अगर 2 लाख रुपए भी कर्जा होता है तो किसान को जेल में डाला जाता है, और कॉर्पोरेट्स का 5-5 हजार करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए, ये तो लाखों करोड़ों में भी जाते हैं जिनका राइट ऑफ होता है, और वो अपना बिजनेस बंद करके अपने क्रूज पे चले जाते हैं। कहने का मतलब है ये किसान जेल में। और ये क्यों होता है कि भाई कॉर्पोरेट्स को हम इस तरह की, क्योंकि हमारी, मैंने जैसे कहा है ना कि ओरिएंटेशन हो चुकी है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है। हमारे जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ये देश को जानना बहुत जरूरी है, उनकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। हेलो, जब कॉर्पोरेट का राइट ऑफ होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब सुन लीजिए, कॉर्पोरेट का राइट ऑफ होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और जब किसान का वेव ऑफ हम करते हैं तो ये कहा जाता है कि साहब इससे क्रेडिट इनडिसिप्लिन हो गया, मॉरल हैजर्ड हो गया। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसान भी बैंक से लोन लेता है, उसी बैंक से लोन लेता है जिससे कॉर्पोरेट लेता है। कॉर्पोरेट का जब हम राइट ऑफ करते हैं तो हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, जब किसान का हम वेव ऑफ करते हैं तो हम कहते हैं कि आपने देश की इकोनॉमी को डोलड्रम में डाल दिया। ये जो सोच है ये बेसिकली फंडामेंटली फ्लॉड है, और यही एक कारण है इकोनॉमिक्स का। तो हम देख रहे हैं कि किसान मर रहा है, और एक सेक्शन जो है वो रिच से रिच और रिच से रिच, और जो हम दुनिया में देख रहे हैं वो होता जा रहा है। तो ये बड़ा एक, जब तक हम इसको संतुलन में नहीं लाएंगे, मुझे नहीं लगता जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका कोई रास्ता निकल पाए। जी, राजेश हमारे बीच राजस्थान से जुड़ रहे हैं। इनका सवाल है कि जो भी सब्सिडी स्कीम्स किसानों या बागवानों के लिए होती है, उनका फायदा बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति ही उठा लेते हैं, और किसानों के हाथ फिर खाली रह जाते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? ये बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन आपको मैं एक पहली बात तो मैं ये आपको संभावना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अमेरिका, यूरोप में भी यही होता है कि जो सब्सिडीज है असली वो बेचारे गरीब किसान को या छोटे किसान को वहां भी नहीं मिलती हैं, वहां भी बड़े किसान ही उसको ले जाते हैं। भारत में भी बड़े किसान ही उसको ले जाते हैं और छोटे किसानों को नहीं मिलती अधिकतर, ये भी हम जानते हैं। इसके लिए देखिए 2-3 चीजें करनी बहुत जरूरी है। एक तो जितने हमारे खेती के साथ जुड़े हुए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एजुकेट करना है किसानों को कि आपके अधिकार कहाँ हैं, आपको सब्सिडीज कहाँ मिलती हैं, ये उनको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा मेरा मानना है कि इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि जैसे कॉर्पोरेट्स के लिए सरकार ने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू किया है। आप जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, जिसके तहत जो भी दिक्कतें किसान कॉर्पोरेट्स को आती हैं या इंडस्ट्री को आती हैं वो हटाई जा रही हैं। जब निर्मला सीतारमण जी कॉमर्स मिनिस्टर थी तब उनकी स्टेटमेंट एक थी कि हमने बिजनेस के लिए 17,000 कदम लिए हैं, छोटे और बड़े। 7,000 स्टेप्स लिए हैं, छोटे बड़े। मेरा कहना है कि क्यों हमें वर्ल्ड बैंक का इंतजार करना पड़े, क्यों नहीं हम एक ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग लेके आते हैं। हमारे जो मित्र जो थे, जो आपने कहा था रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, ये उनके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, क्यों नहीं हम ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग एक लेके आते हैं। कम से कम 7,000 कदम नहीं तो हम कम से कम 5,000 कदम ही लें, जहां पर उसमें सब्सिडीज का कैसे वितरण हो वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो।
मेरा कहना है कि यही एक रास्ता है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग। अगर भारत में हो जाए तो 70% प्रॉब्लम्स जो है किसानों के वो एड्रेस हो जाएंगे, क्योंकि 70% प्रॉब्लम बेसिकली वो गवर्नेंस के हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है चीजें इसलिए है। तो इससे और किसानों की क्योंकि अनदेखी है, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं समझ है, ये भी एक कारण है। लेकिन जब हम उसके लिए सिस्टम को तैयार कर देंगे तो मुझे लगता है कि वो जो किसान को दिक्कतें आ रही हैं उसमें से बहुत हद तक बाहर निकल आएगा। अगर कॉर्पोरेट्स निकल पाए हैं 7000 स्टेप से, तो एग्रीकल्चर में भी 5000 स्टेप्स कम से कम हमें लेने चाहिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए। और हमें वर्ल्ड बैंक का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वही आदेश दे तब हम करें। हम अपने आप क्यों नहीं ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग लेके आते इस देश में। हमारी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को, आपको भी, फार्मर ग्रुप्स को भी, सबको आवाज उठानी चाहिए कि हमें ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग चाहिए। जी, एक सवाल है सर, नीलेश मालवीय हैं, ये भी हमारे साथ। मैं बताना चाहूंगी सर, बहुत सारे अलग अलग सिटीज से आज लोग जुड़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग चिंता कर रहे हैं। तो नीलेश जी, आप सवाल पूछना चाहेंगे या मैं पूछ लूं? जी, मैं इनका सवाल पूछ लेती हूँ। हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है जिसमें हम किसान को इनकम बढ़ा सकें या कोई जॉब दे सके, इसकी क्या श्योरिटी है? और फार्मिंग में से बिचौलिए और सरकार को दूर रख सके और जिसमें सिर्फ किसान का ही आधिपत्य हो। इसमें दो सवाल छुपे हुए हैं और मैं दोनों सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। एक तो उन्होंने मिडिलमैन की बात कही है। देखिए, एक बड़ा विचित्र एक दुनिया में जो सोच है वो ये है, जब हम मिडिलमैन की बात करते हैं हम सब कहते हैं कि मिडिलमैन जो है वो खराब है, उसको हटा देना चाहिए, स्क्वीज कर देना चाहिए। हम बात सुनते आए हैं। मिडिलमैन जब धोती कुर्ता पहनता है तो हमें बुरा लगता है, जब मिडिलमैन टाई पहन लेता है तो हमको अच्छा लगता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हम वॉलमार्ट को लेके आते हैं तब डिबेट थी, अगर आपको याद होगा हिंदुस्तान में, कि साहब ये मिडिलमैन खत्म हो जाएगा और अब किसान को अच्छा दाम मिलेगा और कंज्यूमर को अच्छा प्राइस मिलेगा। वॉलमार्ट जो है अमेरिका में तो 50 साल से ज्यादा ऑपरेट करता है, तो वहां पर वो एक्चुअली मिडिलमैन नहीं, वो मैडम मैं इरफान जाफरी, वो सबसे बड़ा मिडिलमैन है। वॉलमार्ट बड़ा मिडिलमैन है क्योंकि मिडिलमैन होता है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में हो। बड़ा मिडिलमैन जो है वो नई, इट कम्स विद न्यू बैटरी ऑफ मिडिलमैन। मैंने एक अध्ययन छापा था बहुत साल पहले, एक स्टडी जो थी, मैंने उसका उपयोग किया था। वो स्टडी थी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की। उसने ये कहा था कि वॉलमार्ट के आने के बाद या ये जो है, जो नई बैटरी, न्यू बैटरी ऑफ मिडिलमैन जो आया है, यानी उसमें क्वालिटी कंट्रोलर, स्टैंडर्डाइजर, सर्टिफिकेशन एजेंसी मैन, ये सब मिडिलमैन है नए। और यही कारण है कि अमेरिका में जब $1 का किसान अपना माल बेच पाता है तो उसमें उसको 4 पेंस बचते हैं, 4% बचता है। ये इस स्टडी का एक आउटकम था। तो ये इससे साफ पता चलता है कि मिडिलमैन, अगर हमारे को टाई और सूट वाला आ जाए तो हम लोग उसको कहते हैं कि मिडिलमैन नहीं है। अब देखिए, अभी इवन एफपीओस भी अगर आप देख लें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एफपीओस भी बेसिकली दे आर एक्टिंग एज ए मिडिलमैन। अगर हरियाणा में उन्होंने मंडी में उनको कमीशन एजेंट्स का रोल दिया है एफपीओस को, तो मिडिलमैन नहीं है वो। तो कहने का मतलब है कि मिडिलमैन को किस तरीके से टेम करना है, ये एक सवाल है जो सारी दुनिया के पास है और हमारे देश में भी है। हमें देखना चाहिए कि हम किसान से डायरेक्ट सेल जो है कैसे कर पाए, मिनिमम उसका जो रोल हो वो कैसे उसमें देख पाए मिडिलमैन का हो जाए। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि क्या हमारे पास कोई रोड मैप है जो इसको देखे, जो इनकम कैसे एश्योर कीजिए। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि एक अगर हम कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर का गठन करते हैं, जिसमें कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो एमएसपी फिक्स करती है, जो बॉडी है देश की, उसको हम कोऑप्ट कर लें और उसमें उसका डायरेक्टिव बना दें, उसका एक मैंडेट बना दें कि आप ये बताएंगे हमें कि हर किसान को कम से कम 18,000 रुपए हर महीने कैसे उसकी इनकम हो। ये जो एक रोड मैप है देश के सामने, ये हमें होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? किसी ने कहा था ना कि गिव मी ए पोल लॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द वर्ल्ड एंड आई विल लिफ्ट द वर्ल्ड। अगर ये अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ये इतना अच्छा और एक सीधा तरीका है किसानों को इनकम एश्योर करने का, जिसमें एमएसपी भी हो, जिसमें और भी तरीके हों, ये एफपीओस का भी योगदान हो, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनका भी योगदान हो, लेकिन अल्टीमेटली किसान के पास 18,000 रुपए होना चाहिए। ये मेरे 3-4 साल पहले की डिमांड थी, शायद अब बढ़ गया हो ये अमाउंट जो है, अगर हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करें इसको। सर, 2 सवाल एक साथ ले लेती हूँ। एक तो वंदना का सवाल है, कह रही है कि मैं ही पूछ लूं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूनियंस आर डोमिनेटेड बाय बिग फार्मर्स, हाउ मार्जिनल फार्मर्स कैन रेज देयर वॉइस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट?
एंड 4-5 लोगों ने सवाल पूछा है, चारू हैं, राजेश हैं, अनिल हैं, संजय हैं, कि क्या मनरेगा जो स्कीम है ये कहीं हेल्प करती है किसानों के अपलिफ्टमेंट में? क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जो पहला सवाल था वंदना जी का, वो तो बहुत क्लियर है कि जो हमारे किसान नेता हैं वो अक्सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े किसान हैं, लेकिन कम से कम जो हमारी खेती का जो दायरा है उसमें वो दे आर मिडिल फार्मर्स आई वुड से, क्योंकि वो बिल्कुल मार्जिनल नहीं होंगे और थोड़े से उससे बेहतर होंगे, यानी कह लीजिए 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़, लेकिन वो भी बड़े किसान नहीं है, क्योंकि बड़े किसान की परिभाषा भारत में 10 एकड़ से ज्यादा है, तो वो तो होते ही नहीं है, हमारे देश में 4% ही है सिर्फ। तो मतलब, लेकिन फिर भी ये एक है कि मार्जिनल फार्मर्स क्यों नहीं आगे आ पाते, उसका कारण है कि तो आपके पास अगर घर में सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है तो आप लीडरशिप में या आप इस दायित्व में आगे नहीं आ सकते, बड़ा मुश्किल होता है, सर्वाइव करना या थ्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यस, जो आपका सवाल है बेसिकली कि मार्जिनल फार्मर्स या और भी छोटा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैसे वो उसकी बात कही जा सके, मुझे लगता है कि उसके लिए यूनियन भी बात करती हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करती हैं, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर जैसे कि आप और हमने आज मिलकर एक ये प्लेटफॉर्म आज सुना है या तय किया है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। उसमें यही है कि भाई आप ये क्यों सोचते हैं कि कोई और उसकी लड़ाई लड़े, क्यों ना हम भी उसमें एक रोल अदा करें, हम भी उसकी लड़ाई लड़े। कहने का मतलब है जब हम ये मान लेते हैं कि भगत सिंह दूसरे घर में हो, मेरे घर में ना हो, तो फिर वो दिक्कत तो आएगी आएगी। भगत सिंह हमारे घर में हो, मैं भी उनकी आवाज उठाऊं, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टूल है और उसको हमें नहीं खोना चाहिए। तो ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम उसकी बात करें जो मार्जिनलाइज्ड है, जो इसकी आवाज जो है अनरीच्ड है, उसकी आवाज जो है ऊपर पहुंचाने की जरूरत है। दूसरा सवाल आपका था मनरेगा के ऊपर। देखिए, मनरेगा में 2-3 चीजें करने की बहुत जरूरत है। अब तो ये मान गया है देश की मनरेगा की बहुत उपयोगिता है, लेकिन उसमें एक मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है उसको बढ़ाकर कम से कम 200 दिन करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होते हैं, देखिए ये मनरेगा का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भाई उसको 100 दिन का अश्योर्ड जॉब मिले या गारंटेड उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होती है जब 3 महीने में किसानों को बहुत काम होता है, जैसे कि आप जानते हैं हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, उसके बाद सोइंग का पीरियड होता है। मुझे लगता है कि इस 3 महीने में मनरेगा के वर्कर्स को हमें एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करना चाहिए, या हमें ये कहना चाहिए कि भाई खेती में भी वो उसमें आके काम कर सकते हैं। ये करने की बहुत जरूरत है। ये ना करें कि हम उसको कंस्ट्रक्शन में भी लगाया हुआ है, बाकी मनरेगा एक्टिविटीज में लगाया हुआ है, और इस समय लेबर के जो भाव हैं वो जानते बड़ी दिक्कत आती है किसानों को, फार्म लेबर की बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें करने की जरूरत है। 3 महीने मतलब अगर 90 दिन का या 100 दिन का उसको और काम मिल जाता है खेती में, तो ये अपने आप में ही, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि 200 दिन का गारंटेड इनकम, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो मनरेगा को हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है। और जैसा मनरेगा हुआ है, जो यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, ऐसे एनडीए ये पीएम किसान निधि स्कीम जो लेके आई है, जिसके तहत 6,000 रुपए किसानों को मिलता है, मुझे लगता है कि उसको भी बढ़ाना चाहिए उसी ही गति में, क्योंकि 6,000 का आज कम से कम 18,000 रुपए साल का होना चाहिए, ताकि जो लॉकडाउन से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए, और उनको आने वाले दिनों में पैडी की सोइंग और जो क्रॉप और लोकस्ट का जो नुकसान है वो सब भरपाई के लिए अगर हम एक 18,000 रुपए का उनको पैकेट देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत सपोर्टिव होगा। सर, एक बिजॉय पूछ रहे हैं, विल सर एक सवाल और, आपके पास कितना समय है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बता दें। ठीक है। विल डॉक्टर स्वामीनाथन्स फॉर्मूला C2 plus 50% इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स? देखिए, C2 plus 50 को हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल जो हमें बताया जा रहा है वो कि हमने स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी प्राइसेस रेज किए हैं। उसमें यह है कि वो A2 plus FL है। A2 plus FL को मैं समझाता हूँ। A2 plus FL मतलब हुआ, A2 मतलब हुआ जो कॉस्ट किसान ने जेब से खर्ची, जो भी उसने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह पे खर्ची, और FL मतलब है फैमिली लेबर, दोनों को मिलाकर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि हमने 50% इसमें प्रॉफिट दिया। स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो थी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, जिसमें लैंड की रेंटल वैल्यू भी, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी, वो सब आके उसके ऊपर आप 50% प्रॉफिट देते हैं। इससे वाकई ही अगर वो प्रॉफिट चलता है, जैसे अभी भी हम देखें पैडी का प्राइस जो है आज जो मिला है 1800 जो भी दिया है सरकार ने खरीफ सीजन के लिए, लेकिन अगर हम स्वामीनाथन की कमीशन के रिपोर्ट से जाएंगे, उसके रिकमेंडेशन जाएंगे, तो तकरीबन 600 प्लस रुपीस का और बढ़ोतरी होनी चाहिए पर क्विंटल जो प्राइस है। तो उससे ऑब्वियसली है कि जब किसान को वो पैसा मिलेगा तो उसके अगर इनकम बढ़ती है या उसका प्राइस बढ़ता है तो उसको ज्यादा पैसा उसके हाथ में आएगा। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि भाई
देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, और एमएसपी प्लस 50% या स्वामीनाथन कमीशन वो भी उन्हीं को मिलेगा जिनको एमएसपी मिलता है, क्योंकि जब तक आप मंडी में प्रोड्यूस नहीं लाएंगे तब तक आपको एमएसपी मिलने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने अभी बल्कि और भी डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, जो आप देख रहे हैं कि अभी जो उसमें आया कि आप कहीं भी बेचिए, कोई भी आके आपसे खरीद लेगा। उससे का मतलब ये है कि सरकार को एमएसपी के बोझ से वो निकलना चाहते हैं, दिख रहा है हमें सबको। ये अपना शांता कुमार कमेटी की भी ये रिकमेंडेशन थी, और ये बाकी और भी बहुत सारी कमेटीज की रिकमेंडेशन थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो 6% को अगर हम इनकम बढ़ाते हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी है, बढ़ाइए, लेकिन 94% जो किसान रह गए हैं उनका भी तो कुछ इनकम बढ़ने का कोई रास्ता होना चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना था कि जो पीएम किसान स्कीम है या जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है वो इस लेवल पर मिले कि जो देश में जो किसान जो 94% रह गए हैं उनकी भी इनकम की भरपाई हो पाए, जो उनको वो इनकम डिजर्व करते हैं। ये मेरा, जब मैंने जितने सालों से मैंने कहा था कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट होनी चाहिए, तो मेरा यही मकसद था कि सिर्फ हम 6% की बात ना करें, हम 100% की बात करें। 6% को जो मिलता है वो तो मिलता रहना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी बच गए हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो ये दोनों को जोड़कर हम देखें तो तब किसान की हम जो इनकम की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक ऐसे रास्ते पे आएगी या ऐसे उस पैकेज में आएगी कि किसानों को उसका फायदा हो पाएगा। जी सर, एक सवाल है ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके जयदीप का, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन गेव अपॉर्चुनिटी टू एग्रो केमिकल इंडस्ट्री बट नॉट बूस्टेड रूरल इकोनॉमी, ट्रेडर्स बिकम रिच एंड फार्मर्स बिकम पुअर। व्हाट यू वांट टू से फॉर दिस? मुझे लगता है कि ये करना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझा ही नहीं गया। मैडम, मेरा हमारे मित्र ने बिल्कुल कहा है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन ने दो काम किए थे। एक तो उसने केमिकल बेस्ड इनपुट्स जो हैं उसका एग्रेसिवली पुश किया, साथ में और भी उसके अलावा माइक्रोबियल और ये सब बातें भी आई हैं, एंटीबायोटिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब उसमें आया है उपयोग। मैं कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल इनपुट्स को बढ़ावा दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। एक्सटर्नल इनपुट जो इंडस्ट्री थी उसने गेन किया, और ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर हम आज के परिवेश में परिप्रेक्ष्य में देख लें तो हम ये देखते हैं कि किसान तो मर रहा है, किसान क्राइसिस में है, लेकिन जो उसको कंपनियां जो सप्लाई करने वाली है जो इनपुट्स, वो प्रॉफिट कमा रही हैं, और उनका इनकम जो है बढ़ती जा रही है, उनके स्टॉक्स भी बढ़ते जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो इसका मतलब साफ है कि गेनर कौन है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो इन्होंने कहा है उसी सारे प्रोसेस के अंदर ये हुआ है। और उसमें चाहे मैकेनाइजेशन इंडस्ट्री हो, चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, इन सब ने खूब उसमें अंदर गेन किया है। और उसी के साथ वैसे ही लिंक्ड एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। होना क्या चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए, अभी यूरोपियन कमीशन ने एक अपनी पॉलिसी लेके आए हैं एग्रो इकोलॉजी के ऊपर। उनका कहना है कि सन 2030 तक, 2030 दूर नहीं है, उनका कहना है कि 2030 तक वो अपनी 25% एग्रीकल्चर को नॉन केमिकल कर देंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 50% केमिकल पेस्टिसाइड्स और जो एंटी बैक्टीरियल या और जो चीजें यूज होती हैं, हार्मोनल यूज होती हैं, उसको हम उपयोग घटा देंगे। तीसरा उन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर का यूज हम 20% कम कर देंगे। तो एग्रो इकोलॉजिकल मेथड की तरफ हमें जाना चाहिए, और वही मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए या सस्टेनेबल रेवोल्यूशन की तरफ जो रास्ता है वो वही से है। दूसरी बात है कि हमारे खुद के देश में, अब आप तो मनीषा जी मध्य प्रदेश में हैं, आपका एडजॉइनिंग जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां पर एक कम्युनिटी मैनेज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम था पहले, जो अब बढ़कर कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग सिस्टम बन चुका है। उसके तहत 6 लाख किसानों से ज्यादा किसानों को केमिकल नॉन केमिकल कर दिया गया है। और उसमें जो आप कह रहे हैं कि उसमें जो विलेजेस में जो अवेलेबल है उसी के उपयोग से वो नेचुरल फार्मिंग को बिल्डअप कर रहे हैं, और पैदावार की कहीं कमी नहीं हुई है, और पैदावार बढ़ रही है वहां पर, और किसानों की इनकम भी बढ़ रही है, और जो पर्यावरण जो है बिल्कुल साफ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये आंध्र प्रदेश में कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? मध्य प्रदेश में कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकते? कहने की मतलब ये है कि आज हमें इस बात को सोचना है और इस बात को पॉलिसी उसमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसीज बहुत इम्पैक्ट करती हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत इम्पैक्ट करती है, और वो तभी हो पाएगा अगर आप और हम डिमांड भी करें कि हमें जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है वो अपनी अपनी मॉडिफिकेशन के साथ करिए। महाराष्ट्र में शायद पूरा ना हो, वैसे का वैसा ब्लाइंडली फॉलो करना, तो अडेप्ट करिए अपनी कंडीशन में, उसमें उसको अप्लाई करिए। तो रास्ता यही है हर स्टेट के अंदर कि हम वो कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग सिस्टम की तरफ जाए।
सर एक और सवाल है, इनका जैन है कोई, इफ आवर पीएम रियली विश टू मेक पीपल सेल्फ सफिशिएंट ही मस्ट पुट मोर एनर्जी इन एजुकेशन, इज इट, व्हाट यू से अबाउट दिस? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेल्थ एंड एजुकेशन आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। वो आपको किसी भी परिवार को, चाहे वो संपन्न है या मार्जिनल फार्मिंग कम्युनिटी से आता है या मार्जिनल सोसाइटी का हिस्सा है या उस पुअर सोसाइटी का जो ज्यादातर हमारे शेयर है कंट्री में उसका हिस्सा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं पहले भी शायद कहा था मैंने, एक पंजाबी में कहावत है सर, मैं उसको बाद में हिंदी करता हूँ। उसका कहावत का ये कि जिदे कर दाने उदे न्याणे भी सियाने, जिदे कर दाने कुछ कहते हैं कमले भी सियाने। उसका मतलब ये है कि जिसके घर में दाने हैं, जाने का जब टाइम था कहने का तो मतलब था, लेकिन जिसके घर में रिसोर्सेज हैं या कैपेसिटी है या इनकम है तो उसके बच्चे अपने आप ही हेल्दी वेल्दी एंड वाइज होते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात उस कहावत में छुपी हुई है। जब तक आप एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल और प्रॉफिटेबल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी हेल्थ और एजुकेशन से दूर रहेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यह है कि अगर आपके पास फूड है, फूड इज द बेसिस ऑफ लाइफ। अगर फूड है तब आप एजुकेशन की बात कर सकते हैं। जब तक आपका पेट खाली है तो आप एजुकेशन और हेल्थ की बात नहीं कर सकते। मेरा ये कहना कि मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू मासेस। वंस यू डू दैट देन एजुकेशन एंड हेल्थ विल फॉलो, देन इट इज इजी टू बिल्ड ऑन दैट। लेकिन अगर आप भूखा रख के सोचोगे कि एजुकेशन से काम चलेगा तो वो नहीं चलेगा। तो आई एम जस्ट मेकिंग इट a little clearer कि ये इसमें क्या फोकस में किस स्टेप बाय स्टेप क्या चलना चाहिए। सर मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर बहुत सारे चलाए जाएं सरपंचों को लेके और वो लोगों को जो गांव संभाल रहे हैं तो शायद हम कुछ अच्छे से करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस सबसे बड़ा समस्या है, किसानों में भी अवेयरनेस नहीं है। मेरा मानना यह है मनीषा जी कि आप सरपंचों की और अवेयरनेस की कमी है तो टॉप पे है। आप पॉलिसी मेकर्स को अवेयर कराइए, उनको नहीं मालूम है क्योंकि वो कभी गांव गए ही नहीं है। आपने कब सुना है कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी गांव में आए हैं? मैं जब भी सुनता हूँ वॉशिंगटन में होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं या जिनेवा में मीटिंग में होते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन क्यों नहीं हमारा जो ये पॉलिसी मेकर्स का जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में आके काम करे? मुझे लगता है कि उनको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। हम ये मान के चलते हैं कि छोटे आदमी को अवेयरनेस करनी है, जो ग्राउंड से जुड़ा है उसको अवेयरनेस करनी है। वो भी जरूरत है कि उनको हम अवेयर करें कि भाई इंटरनेशनली क्या हो रहा है, नेशनली क्या हो रहा है, पॉलिसीज में क्या हो रहा है। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अवेयर करना मत भूलिए, उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है या जो भी है, उनको अवेयर करवाइए। क्योंकि उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो डाइन एंड वाइन जो करते हैं वो कॉर्पोरेट के साथ ही करते हैं, कंपनी के साथ ही करते हैं, मेरे साथ तो आके नहीं करते, ना आपके साथ करते होंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें ध्यान उस तरफ देना है, हम ध्यान वहां नहीं देते हैं। हम सोचते हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं। अगर सब कुछ इतना अच्छा होता तो दुनिया की हालत जो आज है कोरोना के लॉकडाउन में नहीं होती। सर ये जो जवाबदेही है ये लाने के लिए और ये प्रेशर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कि आपको जैसे कहा है, हमारे ही किसी सीरीज में एक वक्ता ने कहा था कि सरकारें पहले नंबर पे नहीं आती, नागरिक पहले नंबर पे आते हैं और हम उनको चुनते हैं। तो उनको आप प्रजा मत बनिए, आप नागरिक बनिए और अपना हक मानिए। तो आप ऐसा क्या कहेंगे नागरिकों से कि वो जवाबदेही बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए उनको काम करना पड़ेगा, ये हम उनको कैसे हम मजबूर कर पाए, क्या तरीका है? ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आप पहले जो बात में कर रहा था उसी की कंटिन्यूएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिक का रोल जो है, मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर मच्छर भी आपको तंग कर सकता है, आपका जीना हराम कर सकता है, आप तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसको नेगेटिव मत लीजिए, इसको पॉजिटिव लेने की हम कोशिश करें कि आपका रोल जो है। आज ये लोग मुझे कहते हैं कि साहब मैं क्या करूं, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि नागरिक अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी बात कहने, जो भी कहिए आप। लेकिन उसका कारण ये है कि एक ही तरह का नैरेटिव बिल्डअप होता है और वही नैरेटिव जो है वो डोमिनेट करता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा कि जब हम कॉर्पोरेट्स में पैसा लगाएंगे, कंपनीज में पैसा लगाएंगे, इंडस्ट्रीज में लगाएंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप क्यों बैठे हुए हैं? आप ये सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसमें कुछ अदा कर पाऊंगा अपना रोल। लेकिन अगर आप अपना पॉइंट उठाना शुरू कर दें, अब तो देखिए पहले मैं हर जगह बोलता था कि आप कहते हैं कि साहब मीडिया कॉर्पोरेट ड्रिवन है, वो आपसे बात नहीं करता, वो आपकी बात नहीं सुनता है। लेकिन अब तो आपके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अब आपके हाथ में। अब तो ऐसा समय आ गया है कि मेरा मानना है कि शायद महात्मा गांधी जी आज होते तो वो भी सोशल मीडिया का बहुत उपयोग करते हैं। तो सोशल मीडिया आपके हाथ में है, आप उसका उपयोग ही नहीं करते। मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, मेरे जो
फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, सारा ज्ञान आप फॉरवर्ड करते हैं। उसके अच्छा है कि अगर आप अपनी चीज जो है, गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, आप उसको शेयर करिए, उस पर माहौल बनाइए, उसको बिल्डअप करिए, वो तो कम होता है। दूसरी बात देखिए, आपके हाथ में फेसबुक है, आपके हाथ में ट्विटर है, कितने लोग ट्विटर पे हैं। किसान भी जब ट्विटर पे आते हैं तो कर्जा मुक्ति की बात करते हैं, रोजाना जब उनको करना है जो काम करना है वो शायद वो नहीं कर पाते, नहीं समझते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप रोजाना आएंगे, आप रोजाना अपनी बात को कहेंगे और लोग उसको शेयर करेंगे तो एक नैरेटिव बिल्डअप होता है। आज जो डेवलपमेंट का नैरेटिव है वो उन लोगों के हाथ में है जिनको शायद डेवलपमेंट का मतलब नहीं पता, जो एक लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप और हम सचेत हो जाएं और उस रोल को अदा करें जो वो कर रहे हैं, तो हम देश का नैरेटिव बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है देश का नैरेटिव बदलना, और नैरेटिव तभी बदला जाएगा अगर हम 1 से 11 हो जाए, 1 और 1 11 हो जाए, और 1 और 1 और 1 111 हो जाए। कहने का मतलब ये है, अगर हम अपनी आवाज को या अपने जो हम सोच रखते हैं उसको मल्टीप्लाई करती जाएं, और वो जैसे ट्विटर हैज अ पॉलिटिकल मैसेज, ट्विटर के अगर आप उसमें आते हैं प्लेटफॉर्म पे, और ये जो बातें आपने आज मेरे साथ की हैं, सवाल जवाब किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। अगर यही सवाल जवाब अगर उस मीडियम पे आ जाए तो आप देखेंगे देश का नैरेटिव बदल जाएगा। मेनलाइन मीडिया वुड बी फोर्स्ड टू टॉक अबाउट जो इश्यूज आप उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी या आपका जो रोल पूरा नहीं है, तो उसके करके शायद ये हो रहा है, जो हमारा जो जिस विकास की आप बात करते हैं वो नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोकल फॉर लोकल जो है, उन्होंने जो कहा है उसका उपयोग करिए। आप वोकल नहीं होंगे तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो वोकल होना आपका बहुत जरूरी है। कहीं भी आप खड़े हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी माध्यम से हो, किसी भी जॉब में हो, किसी भी तरीके जहां करते हैं, हर जगह आपका रोल है, आप उसको अदा करिए। आप देखिए देश बदलेगा। जी, ये संजना देसाई है, रिसर्च स्कॉलर हैं। ये जानना चाहती हैं 200 लाख करोड़ की जीडीपी में कृषि का हिस्सा कितना है? तो आपने सुना ही होगा कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर जो है 14 या 15% है, और वो इसलिए है क्योंकि जब हम किसान को उसकी इनकम नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली उसका शेयर जो है जीडीपी में कम होता जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था शुरू में, अगर आपने सबने सुना हो, मैंने कहा था जब किसान की इनकम 19 गुना बढ़ी है 45 साल के अंदर 2015 तक, और उस टाइम पर जो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उनकी इनकम जो है वो 120 से 320 गुना, या अगर कॉर्पोरेट्स को लें तो 1000 गुना तक बढ़ी थी। तो मैं 120 गुना मिनिमम लेके चलता हूँ, चलिए हम 100 गुना ले लेते हैं। अगर किसान का वीट प्राइस 76 रुपए था 1970 में, तो अगर 100 गुना बढ़ता तो 2015 में वो 7600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। 7600 रुपए प्रति क्विंटल होता तो क्या जीडीपी में किसानों का शेयर कितना होता, ये तो हमें सबको समझ आना चाहिए। और मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग शहरों में गए हैं, जो ये अभी हमने रिवर्स माइग्रेशन देखी है, जो एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज की मैं बात कर रहा था, शायद ये पहले ही चल के वापस आगे होते अगर किसान को उसका हक मिलता या उसको ड्यू प्राइस मिलता। ड्यू प्राइस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, तभी जीडीपी में उसका शेयर बढ़ेगा। और जब हम नहीं कर रहे हैं तो जीडीपी में शेयर तो घटता जाएगा, घटता जाएगा और घटता जाएगा। और जैसा मनीषा जी ने मैसेज में लिखा था कि वो भी दिन आ सकता है जो शुरू में उन्होंने कहा था कि जब किसान ही रहेगा तो आपको खाना देने वाला या आपके लिए फूड प्रोड्यूस करने वाला कौन होगा। ये हम ना भूलें कि आज कोरोना वायरस के टाइम पर जब सब कुछ बंद था तो सिर्फ आप अगर जीवित रहे हैं तो 3 वक्त का खाना आपको इस देश के किसानों ने दिया है। और आप फिर भी मैं देख रहा हूँ कि देश के जो मिडिल क्लास है वो शुक्रगुजार नहीं है अभी भी किसानों के। कहीं ना कहीं वो गैप है, कोई खड़ा नहीं है किसानों के साथ ये बोल के कि आज हम जिन किसानों ने देश की मदद की है उन किसानों के साथ हम भी खड़े हैं। मुझे बता दीजिए कहां पर ऐसी आवाज आ रही है। जी, एक सवाल है सर, पीयूष पवार भोपाल से हमारे बीच जुड़ रहे हैं। इनका कहना है, पीयूष आर यू देयर, यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन? ओके, आपकी एडवाइस चाहते हैं टू यंग एंटरप्रेन्योर हु वांट टू स्टार्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड इट्स इम्पैक्ट इन फ्यूचर ऑन करंट फार्मर्स। बहुत बढ़िया बात है कि आजकल मैं देखता हूँ स्टार्टअप्स का तो एक फैशन ही बन चुका है, और यूथ के लिए, यंग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक रास्ता मिल रहा है, एक मीडियम मिल रहा है एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करने के लिए। मेरी आपसे 2 सुझाव है या सिफारिशें कर लीजिए जो भी आप कहना चाहें। एक तो डोंट बी ए इनपुट सप्लायर। बहुत सारे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं मैं देखता हूँ वो केमिकल फर्टिलाइजर या और इनपुट्स बेचने में लगे हुए हैं। ये काम आपका नहीं होना चाहिए, ये काम आप छोड़ दीजिए। किसान को आप ये अश्योर करिए आपका जो स्टार्टअप है उसके माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले के एक सवाल में कहा था कि जब हम वैल्यू चेन की बात करते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा स्टार्टअप है भारत में जो किसान को कम से कम 40% जो फाइनल इनकम है उसका शेयर जो है वो अश्योर करने को तैयार है।
ऐसा स्टार्टअप हम क्यों नहीं बिल्ड करते हैं? तो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है, मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी ऐसा एक मॉडल हमें दिखा दीजिए देश में कि कम से कम आप 40% जो अल्टीमेट आप प्राइस बेच रहे हैं, जहां भी आप जो भी कर रहे हैं, वो किसान को जाता है। वो इनकम का जो रोल है वो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो इनकम अगर शेयर मिलते हैं किसान को, तो वो उसमें स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। यू हैव ऑल द ब्रेन विद यू, यू हैव ऑल द टेक्नोलॉजी इन योर हैंड, लेकिन थोड़ा गाँव में जाइए, थोड़ा मिट्टी में हाथ भी लगाइए, और तब देखिए कि वे किसान को किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कि जो वेंचर कैपिटल आ रहे हैं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि स्टार्टअप कोई नई चीज नहीं है भारत के लिए। अमेरिका में भी आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत बहुत बड़े रूप में है और बड़े डेवलप्ड है। वहां पर भी क्या वहां के लोग नहीं जानते, किसान जो मैंने बताया इतने भयंकर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्या वहां पर ये स्टार्टअप नहीं काम कर रहे थे? क्या वहां पर ये बड़े बड़े वॉलमार्ट्स वाले काम नहीं कर रहे थे? क्या वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं काम कर रही थी? ये 7 दशकों से जो ये चीज वहां पर काम कर रही थी, क्या कारण है कि वहां पर वो फेल हो गई है? तो हमें समझना है, उनसे सबक लेना है। लेट अस नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स। तो स्टार्टअप इज ए वेरी गुड आइडिया, बट आई थिंक यू हैव ए चैलेंज इन योर हैंड कि जब तक आप किसान की इनकम अश्योर नहीं करते, बाकी जो सारे पैरामीटर्स हैं बेसिकली वो आपके अपने लाइवलीहुड के। जी सर, मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत समय लिया है, मेरे पास तो 23 क्वेश्चन और है। मैं आखिरी 2 ले लेती हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि हमने आपको बुलाया और आपको बांध के रख दिया। सर, ये राजेश भारद्वाज हैं, ये भी हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका कहना है कि उत्पादों की मार्केटिंग सबसे बड़ी समस्या है। ये मंडी सिस्टम से तो कमीशन एजेंट्स या आड़ती ही सेठ बनते जा रहे हैं। अगर इसको तोड़ने के लिए एफपीओ कंसेप्ट पर काम करें तो किसानों और बागवानों को एक साथ जोड़े रखना बड़ा चैलेंज है। मेरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा मॉडल है जिससे किसान बागवान संगठित होकर उत्पादन से मार्केटिंग ब्रांडिंग तक का काम संभाल सके, और इस मॉडल को कैसे जमीन पे उतारा जाए? देखिए, हमने जो बाकी सारे मॉडल हैं, जो फ्री मार्केट्स के जो मॉडल बताए जाते हैं हमें, वो हमने सारे, मैंने आपसे कहा कि वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अगर अमेरिका में वो फेल हो गए, यूरोप में वो फेल हो गए हैं, जहां पर की लैंड होल्डिंग्स बड़ी है। आप ये मत भूलिए कि भारत की लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, 1.3 हेक्टेयर से भी कम है एवरेज लैंड होल्डिंग साइज जो है। अमेरिका में यानी 3 एकड़ से कम है भारत में। अमेरिका में देखें तो 444 एकर्स इज द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज। अगर 444 एकर्स में भी वहां का एग्रीकल्चर जो है इतने सीरियस क्राइसिस से जा रहा है कि $425 बिलियन का बैंकरप्सी हो गया है किसानों का वहां पर, तो इसका मतलब साफ है कि जो भी हम ये रास्ता बता रहे हैं मार्केट्स का, वो वहां पर काम नहीं किया। और अगर आप सोचें कि ये भी अमेरिका में लैंड होल्डिंग अभी 444 एकड़ को खास बड़ी नहीं है, इससे बड़ी भी हम कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 4500 हेक्टेयर के आसपास जो है लैंड होल्डिंग है, और वहां भी एग्रीकल्चर जो है सीरियस क्राइसिस में है। तो कहने का मतलब है कि लैंड होल्डिंग इज नॉट द लिमिटेशन और द क्राइटेरिया। प्रॉब्लम है किसान की इनकम जो हम उसको डिप्राइव करते आए हैं। और ये जो आपका सवाल है कि भाई हम क्या चीज कर सकते हैं, जब मैंने कहा कि अब अगर दुनिया में ये सारे सिस्टम मार्केट्स के फेल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसने हमें 7 दशकों में या 6 दशकों में जितनी भी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने किया है, उसने बहुत बड़ा एक योगदान किया है। वो है एपीएमसी मंडीज का और एमएसपी का। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हालांकि एमएसपी हम जानते हैं कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर नहीं करता, बट दैट्स अश्योर्ड प्राइस, ये हम ना भूलें। किसान को कम से कम ये पता है कि उसको वो अश्योर्ड प्राइस मिलेगा। मेरा ये कहना है कि हमारे देश में 7000 से कम मंडियां हैं जिसको एपीएमसी रेगुलेटेड मंडियां कहते हैं, और हमें अगर देश में 5 किलोमीटर रेडियस पे मंडी देनी है तो हमें 42,000 मंडियों की जरूरत है। तो हमें चाहिए क्या कि हम 42,000 मंडियों पे इन्वेस्टमेंट करें। अभी हमारे पास मंडी जो है एवरेज वो 500 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी है, हमें 80 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी चाहिए। तो और वो मंडी के लिए हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हम कह रहे हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट वो इसमें एक मंडियों में होना चाहिए। सड़कों पे सड़कें 8 लेन 10 लेन की जरूरत इतनी नहीं होती है, मंडियों की भी जरूरत है देश में, उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ठीक है कि एपीएमसी मंडी के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, कार्टेलाइजेशन भी हो चुकी है, कुछ कई जगह पे माफियाज भी ऑपरेट करते हैं, मैं सुनता आया हूँ। ये सब बातें बिल्कुल ठीक है, इसको ठीक करना चाहिए, इसको ठीक करने में दिक्कत नहीं है अगर हम वाकई पॉलिटिकल विल हो हमारी इसको ठीक करने के लिए। मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं हम सारे देश में एपीएमसी मंडियां, चाहे वो ई नैम को उसको नाम दे दें, चाहे आप एपीएमसी कह दें, ई नैम मंडी जो है जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, उसमें एक बात जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, वो ये है जो मॉडल प्राइस हम देते हैं उसके अंदर जिसकी हम बात करते हैं, मॉडल प्राइस इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ द ट्रेडिंग इन 1 डे।
अगर हम दिन में टमाटर की ट्रेडिंग उसमें से मंडी में देखते हैं और उसके बाद हम एवरेज उसका वर्कआउट करते हैं, तो मॉडल प्राइस कैन बी ऑल्सो 1 रुपी। मुझे बताइए, इज दैट ए इकोनॉमिक प्राइस और इज दैट ए डिस्ट्रेस प्राइस? तो बड़ा साफ है कि मॉडल प्राइस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड, मॉडल प्राइस इज ए डिस्ट्रेस प्राइस। इन मंडियों में आप एमएसपी को बेस बना लीजिए कि हम ट्रेडिंग करेंगे एमएसपी के ऊपर करें। क्या ये नहीं हो सकता? क्यों हम अपनी तरफ ही देखते हैं, कि हमारा बजट खराब हो जाएगा, वो आपका वो हेडेक है। लेकिन किसान, व्हाई शुड किसान बी और व्हाई शुड ए फार्मर बी पेनलाइज्ड फॉर ग्रोइंग फूड? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस फूड के लिए आप इतना कंफर्टेबल हैं, इतने कॉम्प्लेसेंट हैं, व्हाई शुड फार्मर बी पेनलाइज्ड टू ग्रो दैट फूड? क्यों उसको हक नहीं मिलना चाहिए उसका? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको हम बेस बना लें, ऑब्लिगेटरी कर दें, उसके ऊपर हम ट्रेडिंग करें। आप देखेंगे कि देश का किसान का एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक रास्ता उसको मिल जाएगा। और दूसरा, यही मॉडल मेरा मानना है कि यूरोप को भी अडॉप्ट करना चाहिए, अमेरिका को भी अडॉप्ट करना चाहिए। उनके सारे मॉडल फेल हो चुके हैं और अब उनको हमारे से सीखना चाहिए। प्रॉब्लम लेकिन एक और है, हमारे देश ही हमारी चीजों के ऊपर शर्मिंदा है। हमारे देश के लोग ही हमारी चीजों को बिल्डअप करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज नहीं करते हैं। यही एक कारण है कि आजकल हम हर चीज के लिए सोल्यूशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में ढूंढते हैं, जो हम अपने बैकयार्ड में सोल्यूशन नहीं देखना चाहते क्या है। और वो हम जिस दिन देख लेंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम दुनिया को एक मॉडल दे सकते हैं जो कि शायद किसानों को ऑल ओवर दी वर्ल्ड बेल आउट कर देगा जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में। सर, ये आखिरी सवाल है। मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि मी एट अ कॉस्ट पे जब तक हम नहीं आएंगे तब तक समस्याएं ठीक नहीं होंगी। तो जितने भी लोग यहाँ हमसे जुड़े हैं, जितने भी लोग फेसबुक लाइव पे हैं, और हम इस वीडियो का छोटा छोटा पार्ट करके बहुत सारे सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, तो आप हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? जो भी किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसा क्या 5 चीजें करनी चाहिए जिससे किसानों को सम्मान दे पाए और हमें भी लगे कि हम उनको अपने साथ ले पा रहे हैं। क्योंकि अभी आपने जैसे कहा कि एक क्लास है जिसका आज भी किसान से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सुबह उठते से जो सबसे पहला जेस्चर किसी का भी होता है कि आज नाश्ते में क्या बनेगा, आज खाने में क्या खाएंगे, और संडे है तो खीर बनाएंगे। अब ये सब आता कहाँ से है? क्यों नहीं हम उससे जुड़ते, क्यों नहीं हम उससे कनेक्ट होते? तो उससे कनेक्ट होने के लिए और उसकी आत्मनिर्भरता लाने के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भरता देश की ओर आए, हमें क्या करना चाहिए आपसे? मनीषा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है और इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको कह भी नहीं सकता। उसका कारण ये है कि जिस दिन देश की मिडिल क्लास जागरूक हो जाएगी, जिस दिन देश की ये जो एलीट है या अर्बन एजुकेटेड या अर्बन एलीट जो है, ये समझ जाएंगे कि हमारा जो सर्वाइवल है या हमारी असली विकास जो है वो इसलिए है क्योंकि हम खाद्य सुरक्षा हमें बिल्कुल मिली है, जिसको शायद हम आज तक कीमत उसकी नहीं चुका पाए हैं। मुझे लगता है कि उस दिन देश के किसानों की जो भलाई का रास्ता है वो खुलना शुरू हो जाएगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे, जो आप भी इतने देर से कह रही हैं, मैं भी इतने से कह रहा हूँ कि उसमें हम सारे समाज को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। और हम अपना रोल अगर अदा करना शुरू करते हैं, यही गांधी ने कहा था कि बी द चेंज दैट यू वांट द वर्ल्ड टू बी। तो अगर हम बी द चेंज बनते हैं, हम वो अपनी चीज को उठाते हैं या उस बात को उठाते हैं जो हम सोचते हैं कि बाकियों को उठानी चाहिए, और ये मत सोचिए कि मैं ही उठा रहा हूँ बाकी नहीं उठाएंगे, ये इस भ्रम से या इस सोच से निकल आइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया था, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना शुरू किया था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा मनीषा जी कि मैं ही आवाज उठा रहा हूँ, बाकी देश में कोई नहीं उठा रहा है। मेरा ये मानना था कि मैं अपना दायित्व जो है, मेरा धर्म जो है, मैं उसको निभाता चला जाऊंगा और लोग साथ में जुड़ते जाएंगे। और वही आप देख रहे हैं आज आपका जो ये अभी जो हम वेबिनार भी देख रहे हैं, इसके अंदर टॉक भी देख रहे हैं, इतने लोग जो जुड़े हैं वो क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उनको भी समझने का कोशिश करना चाहते हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं, वो भी उनको एहसास हो रहा है कि साहब हम भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो रोल है, जो कि आपने इतनी जोर जोर से कहा भी है अभी अपनी बात में, कि उसको हम बिल्डअप करें कि किस उस पे हो, वो किस लेवल पे हो। मैंने इससे पहले भी कहा कि किसी भी लेवल पे हो सकता है, जहां भी आप हैं वो आपका योगदान हो सकता है। दूसरी बात, आप एक बिल्ड करिए बात को कि आपके पास हर आदमी के फैमिली में तकरीबन एक फैमिली डॉक्टर हो, और आप कोई बीमारी घर में छींक आ जाए या खांसी आ जाए किसी को या बुखार हो जाए, तो आप उस फैमिली डॉक्टर को फोन करते हैं। आप क्यों नहीं एक फैमिली फार्मर भी सोचते हैं? आप मिडिल क्लास में हैं, आप ये सोचिए कि आप भी एक फैमिली डॉक्टर की बजाय या उसके साथ में एक फैमिली फार्मर भी बनाने की कोशिश करें।
ये आपको जोड़ेगा किसान खेती के साथ, ये आपको आपके फूड का रिश्ता जो है उसके साथ जोड़ देगा। जब आपका फैमिली फार्मर आपके साथ होगा तो आपको समझ आएगा कि मैं जो डिमांड कर रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ किस दिक्कतों के साथ बन के आता है। वो जो रिलेशनशिप है मुझे लगता है वो आपकी सारी जो सोच है फूड के बारे में, जो डिस्कनेक्ट है, वो मुझे लगता है उससे आपको बाहर ले आएगा। पहली बात अपना रोल देखिए, दूसरी बात कि आप एक फैमिली फार्मर को बिल्डअप करना चाहिए एज ए इंस्टीट्यूशन। तो जितने परिवार हमारे देश में, अगर अर्बन एरियाज में अगर वो बिल्डअप करना सोचे, आप देखें कितने किसानों को आप अपने साथ जोड़ते हैं, और आप में से कितने लोग जो हैं, आपके बच्चे जो है आजकल जानते ही नहीं है कि दूध कहाँ से आता है, वो तो जानते हैं बटन दबाओ तो दूध आ जाता है। तो ये जो इसलिए है ये प्रोसेस क्योंकि आपने उनको डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तीसरी बात ये है, मैं चाहूंगा कि हमारे परिवार जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने परिवार को छुट्टियों में सब जगह घुमाने लेके जाते हैं। कभी कोशिश करिए कि आप कभी गांव में भी ले जाइए अपने बच्चों को, कभी रूरल जो आजकल टूरिज्म है उसकी तरफ भी कभी ध्यान दीजिए। आप ये बड़े बड़े जगह पे जाते हो वो ठीक है, वो भी जाइए, मैं ना नहीं करता, लेकिन कभी न कभी रूरल टूरिज्म की तरफ भी जाइए, वहां पर भी देखिए गांव में रहना कैसे है, गांव में कैसे उसकी प्लांटेशन होती है फसल की, बीज क्या होता है, गेहूं क्या होता है, मक्की क्या होती है। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो गेहूं के बीज में और बारले के बीज में तो छोड़ दीजिए, वो चावल में और उसके फसल में उनको अंतर नहीं पता है। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो कभी खेत में गई हैं। आप जब ड्राइव करते हैं ये हाईवेज के ऊपर, कभी रुक के बच्चों को खेती दिखा दीजिए आसपास, वो भी आप नहीं करते हैं। आप बच्चों को ले जाने से शर्माते हैं, आपको लगता है ये काम उनका नहीं है, ये काम हमारी फैमिली का नहीं है। अगर आपको वहां गेहूं लगा है या गन्ना लगा है, कम से कम उसको दिखा तो दीजिए गन्ने का रस कैसे निकलता है। कहने का मतलब है जब आप यही नहीं करते हैं तो आपकी जो डीलिंक है गांव के साथ या एक नेचुरल जो हमारी रिसोर्स है उसके साथ, वो बिल्कुल बढ़ती जाएगी, आगे आगे वो चलती जाएगी। तीसरी बात यह है कि मैं ये चाहूंगा कि भाई आपका अपने फूड हैबिट्स में आप ये जानिए कि आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप ऑर्गेनिक फूड बाई करते हैं, अगर आप A2 मिल्क लेते हैं, A2 मिल्क आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। A1 मिल्क जो होता है वो एक्सोटिक काउस का होता है, जो मतलब जर्सी या हॉल्स्टाइन फ्रीजियन का, और A2 मिल्क अपनी देसी गाय का होता है। ये स्टडीज इस पे एस्टेब्लिश हो चुका है इसमें, और उसमें 5 बीमारियों की लड़ने की क्षमता होती है A2 मिल्क में, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, सडन डेथ है बच्चे की, डिमेंशिया है, और ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। यानी ऐसी चीजें जो हैं अगर आप A2 मिल्क लगातार उपयोग करते हैं तो आपको उसमें उसकी जो होने की जो शंका है वो कम हो जाती है। तो आप A2 मिल्क का उपयोग करना शुरू करें। आप ऑर्गेनिक मार्केट्स ढूंढिए, आपके शहर में कहाँ पर है, आप वहां जाएंगे और उनसे ऑर्गेनिक की डिमांड करिए। उनके पास नहीं भी है तब भी पूछिए कि साहब ये कैसा आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। निरमा जो साबुन है उसकी, जब मैं एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का स्टूडेंट था तो मुझे सिखाया गया था कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया। उन्होंने एडवर्टीजमेंट करने की, शायद उनका पैसा नहीं होगा, उन्होंने क्या किया, हर नुक्कड़ दुकान में, आपको आजकल अनएम्प्लॉयड लड़के यंग मिल जाते हैं शहरों में, उनको ये तैयार किया कि आपका काम ये है कि दुकान में जाके पूछना है कि निरमा है, तो उसने कहा कि नहीं है। अरे निरमा नहीं है आपके पास, इतना कह के आ जाओ। 4 लोग गए तो उस नुक्कड़ की दुकान में, तो दुकानदार अगले से निरमा ले आए। कहने का मतलब ये, अगर आप 4 बार जाओगे दुकान से, पूछोगे कि मुझे ऑर्गेनिक आटा चाहिए, ऑर्गेनिक मुझे सब्जी चाहिए, या ऑर्गेनिक जो भी आप मांगोगे वो चाहिए, तो दुकानदार के पास भी एक मैसेज आता है कि इसकी मार्केट है। और जब वो मार्केट वो आपको क्रिएट करेगा तो किसान को भी मजबूरी आपको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि अगर आप चाहते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, नेचुरल फार्मिंग बढ़े, तो आपका सेफ फूड सबको मिले, हेल्थ बढ़े लोगों की, तो आपका योगदान इसमें बहुत बड़ा है। अगर आप इस रोल को अदा करते हैं, आप हर दुकान में जहां जाएं ऑर्गेनिक की बात करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैसेज छोड़ाइए, और वो दुकानदार मजबूर होगा कि वो भी आके आपके लिए ऑर्गेनिक ले आएगा। आप देख लीजिए, मैंने भी ट्राई किया, मेरे यहाँ दुकान थी, उसके पास रेड राइस नहीं था, मैं 4 बार गया, 5वीं बार देखा वो रेड राइस ले आया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जाएंगे, डिमांड करेंगे, तभी आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5वीं बात जो आपके सामने है, वो ये है कि जब भी किसान की बात हो या जब भी अपने गरीब फार्मर वर्कर की बात हो, जैसे कि हम देख रहे हैं जिस तरीके से किसान मजदूर जो हैं शहरों से गांव की तरफ पलायन किए हैं, इसमें आपका भी रोल है। बहुत से लोगों ने मदद की है इनके गांव में जाने के लिए, बहुत से लोगों ने मदद की है उनको बसें प्रोवाइड करने के लिए, कुछ फिल्म स्टार हों, कुछ सेलिब्रिटीज हों, लेकिन बहुत सारे लोग जो वो सेलिब्रिटी नहीं थे लेकिन उन्होंने भी वो रोल अदा किया है। वो जो रोल अदा किया है वो तो एक स्टेज बहुत बड़ा काम था जो
हो गया है या होने के समाप्ति पे है। लेकिन सबसे बड़ा अब रोल आगे ये है कि वो जो लोग हैं एग्रीकल्चर में जो वापस गए हैं, उनका विकास कैसे हो, वो दोबारा जैसे हम कहते हैं कि विलेज आत्मनिर्भर कैसे हो, वो रोल आपका भी है। वो रोल आपका भी है, क्योंकि आप जहां भी हैं आप ये बिल्डअप करिए, आप ये आवाज को उठाइए, बी वोकल अबाउट दिस कि हमें आत्मनिर्भर विलेज चाहिए, हमें ये लोग वापस नहीं चाहिए शहरों में। हम चाहते हैं कि गांव संपन्न हो और हमारा खुशहाली गांव में आए, खुशहाली गांव में आएगी तो सारे देश में खुशहाली आएगी। तो ये भी दायित्व जो है ये आपका है, आप उस आवाज को बुलंद करिए। और मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक जो शब्द दिया है वोकल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप और मेरे लिए है। आप वोकल होइए, भूल जाइए कि मंत्री क्या कहता है, सेक्रेटरी क्या कहता है, आप वोकल हो जाइए। आप देखेंगे जैसा दुकानदार बदलेगा वैसे वो भी बदलेंगे। तो ये 5 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में करने के लिए, जिससे हम आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं। इतना सारा आज हमने सीखने को मिला है, समझने को मिला है कि हमें इसको इस्तेमाल करना ही एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। मैं उन सभी साथियों को जो यहाँ मुझसे जुड़े हैं रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी, जो सर ने आखिरी में हमें 5 चीजें बताई हैं वो हमें खुद भी करना है और कम से कम 10 ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचानी है और उनसे करवाना है। अगर ये 10-10 का गुणा ही चलता गया तो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है हम उसको सच कर लेंगे। और मी एट ए कॉज, मैं अगर शुरू कर लूंगा, जैसे सर ने कहा कि मैंने कर लिया तो समझ लीजिए दूसरा, तीसरा, चौथा सब करेगा। मुझे मेरे देश के लिए करना है, मुझे अपने किसान के लिए करना है, मुझे उस थाली के लिए करना है जो रोज मैं लेके अपने सामने बैठता हूँ और जिसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। आखिरी 2 लाइनें समर्पित करती हूँ मैं फिर से हमारे अन्नदाता को, हमारे किसानों को, क्योंकि अभी गर्मी खत्म हुई है और बारिश आने वाली है। तो जमीन जल चुकी है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे हुए कुएं, तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना इस बार वक्त पर है मेघा, बरस जाना इस बार वक्त पर है मेघा। किसी का मकान गिरवी है और किसी का लगान बाकी है, किसी का मकान गिरवी है और किसी का लगान बाकी है। तो हम ये सोचें कि आज के बाद हमारे किसान भाइयों को कुछ गिरवी ना रखना पड़े, कुछ रेहन ना रखना पड़े, वो खुश रहें और जितने में उनका जीवन अच्छे से चले कम से कम उतना उनके पास आए। और जो 100 स्मार्ट सिटी हम बनाने की बात करते हैं उसके बजाय 1 लाख स्मार्ट गांव अगर हम बनाने की मुहिम की शुरुआत करें तो हम सब शायद सफल होंगे और देवेंद्र जी की मुहिम को कहीं छोटा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सर, आपको मैं बता नहीं सकती कैसे धन्यवाद करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और सभी लोगों का इतना समय देने के लिए। और आपके प्रयासों के हम हमेशा साथ हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा जरूर करें। मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं सबको बहुत एनकरेजिंग आपसे बातचीत हुई है और लोगों के सवालों से पता चलता है कि देश जाग रहा है, देश उठेगा और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। और इसी आशा के साथ लेट्स होप कि वी ऑल मेक ए डेंट और वी आर ऑल एबल टू मेक ए चेंज और मूव टुवर्ड्स ए चेंज। बहुत बहुत धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू।